मेरी सीईओ वाइफ लियो रुआन ने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि एक लास्ट मिनट कंपनी मीटिंग की वजह से उसने हमारी एनिवर्सरी डिनर पोस्टपोन कर दी। जब वो घर पहुंचेगी तो उसे सिर्फ डाइवोर्स पेपर्स मिलेंगे जो मैं छोड़ गया था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हमारी शादी के 5 सालों में उसने वादे तोड़ने की आदत बना ली थी। उसने मेरी एकतरफा कुर्बानियों को हल्के में लिया। उसे लगता था मैं हमेशा उसे बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बिना हिचकिचाए चला जाऊंगा। फिर भी जब मैंने आखिरकार इस रिश्ते को छोड़ दिया, तो एक हफ्ते से भी कम समय में वही बन गई जो जाने नहीं दे पा रही थी। मशहूर फाइनेंशियल क्वीन अपने एक्स को वापस पाने के लिए अपना करियर छोड़ देती है। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कॉन्फ्रेंस रूम की हवा जम गई थी। 20 से ज्यादा लोगों की निगाहें उस औरत पर टिकी थीं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था, चाहे सिर्फ उसकी पीठ की तस्वीर ही क्यों ना हो। मैं उसे कहीं भी पहचान सकता था। कोई फाइनेंशियल्स उम्मीद से 12% नीचे हैं और तुम्हारा बहाना है मार्केट कंडीशंस। बोलते बोलते उसने हल्के से डेस्क पर उंगलियां थपथपाईं। उसका शांत मगर तीखा लहजा आज भी मुझे सीधा बैठने पर मजबूर कर देता था। वो एकदम शार्प टेलर्ड पावर सूट में खड़ी हुई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि उस कमरे में किसी की हिम्मत नहीं थी एक भी आवाज निकालने की। मुझे हर सिंगल इशू की एनालिसिस और सॉल्यूशन कल सुबह 10 बजे तक चाहिए। बॉस लियू, कल शनिवार है, किसी ने धीरे से याद दिलाया। तो उसने एक भौं उठाई, बस एक नजर घुमाई, और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैं कभी उसकी इस बेरहम अनुशासन और दबंगई पर पागलों जैसा फिदा था, लेकिन अब मैं बस थक चुका हूं। हमने अपनी एनिवर्सरी के लिए डिनर बुक किया था। उस फैंसी विंडो सीट को रिजर्व कराने में मुझे 2 महीने लगे थे। मैंने पहले ही उसके फेवरेट गुलाब के फूल मंगवा लिए थे, और ब्रोच का वो जोड़ा जो उसने ऑक्शन में खरीदने से हिचकिचाई थी, मैंने उसके लिए जीत लिया था। मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया और वेटर बार बार पूछ रहा था कि क्या मैं ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और। मुझे अब खुद नहीं पता था कि मैं किसका इंतजार कर रहा था। तभी रात 8:15 बजे मेरा फोन बजा। लास्ट मिनट मीटिंग, तुम खाना खा लो। उसके मैसेज हमेशा छोटे और रूखे होते थे, एक भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं। मैंने बहुत देर तक उस मैसेज को घूरा, फिर धीरे से वेटर को बुलाया। मैंने उसे एक क्राफ्ट पेपर का लिफाफा थमाया। जब मिस लियू आई तो ये उन्हें दे देना। जब तक वो हड़बड़ाकर रेस्टोरेंट पहुंची, मैं जा चुका था। मैंने सोचने की कोशिश की। जब उसने डाइवोर्स पेपर्स खोले तो उसका एक्सप्रेशन कैसा रहा होगा? क्या आखिरकार उसने एक बार के लिए भौं सिकोड़ी होगी, या बस शांति से साइन करके अगले कदम के लिए वकील से पूछ लिया होगा? मुझे नहीं पता, और मैं अब जानना भी नहीं चाहता। जब वो घर पहुंची, मैं फाइलें छांट रहा था। वो गुस्से में अंदर घुसी और कागज मेरे सामने पटक दिए। इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गम से नहीं, वो पूरी तरह गुस्सा थी। बिल्कुल वही जो लिखा है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे मैं किसी पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रहा हूं। उसकी आंखें फैल गईं। एक डिनर की वजह से? तुम एक डिनर की वजह से डाइवोर्स चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। ये डिनर की बात नहीं है। मैंने दराज से अपना फोन निकाला, कुछ स्क्रीनशॉट खींचे। ये एक नए इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर, ये तांग चांग के साथ उसकी चैट हिस्ट्री थी। मैंने एक खास मैसेज पर गोला लगाया। आज रात प्रपोजल पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, अगली बार और गहराई से बातचीत का इंतजार रहेगा। वो तुरंत भड़क गई। तो तुम मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैंने अपनी कनपटी मसलते हुए कहा। मैं जानता हूं तुमने धोखा नहीं दिया, लेकिन जब मैंने वो मैसेज देखा तो मेरा पहला ख्याल ये आया, चलो कम से कम कोई तो है जिसके लिए तुम वक्त निकाल सकती हो। वो ऐसे ठिठक गई जैसे उस पर बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। तुम जानते हो मैं काम में बिजी रहती हूँ। मैं जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ रुआन। मैंने कड़वी सी मुस्कान दी। 5 साल? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर, तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर, यहां तक कि तुम्हारी माँ की सहेलियां, मैं हमेशा इन सबके पीछे सबसे आखिर में आता हूं। इन स्क्रीनशॉट्स ने बस मुझे रियलिटी चेक दे दिया। मैं अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपना सूटकेस उठाया। मैंने कई दिन पहले पैक कर लिया था। घर तुम्हारा है, साइन करके मुझे बता देना, बाकी वकील देख लेंगे। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो जानती थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आखिरकार वो डायरी मिल ही गई। मैंने जानबूझकर वो वहीं छोड़ी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, 15 जून 2018, आज मैंने रुआन से शादी की। उसने कहा, हमें हनीमून पोस्टपोन करना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। कोई बात नहीं, हमारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस वक्त मुझे सच में लगता था कि हमारे पास बहुत वक्त है। मैंने बहुत कुछ लिखा था। 2019 में मेरा जन्मदिन। रुआन ने मुझे स्टैंड अप कर दिया। केक पिघल गया। आइसक्रीम वाला हिस्सा उसका फेवरेट था। फेंकने का दिल नहीं हुआ। अगले दिन मैंने खुद खा लिया। चाइनीज न्यू ईयर 2021। उसने ओवर टाइम काम करना चुना। मैं अकेला अपने माँ बाप के घर गया। माँ ने पूछा वो क्यों नहीं आई। मैंने कहा वो बिजनेस ट्रिप पर है। वो कभी नहीं जान पाएगी कि उस दिन मैंने लैम्ब चॉप्स कितने परफेक्ट बनाए थे, और वो कभी नहीं जान पाएगी कि बस उसकी एक झप्पी के लिए मैं कितनी भी क्लाइंट मीटिंग्स कैंसिल कर सकता था। मैंने उसे बार बार माफ किया।
मैं खुद को समझाता रहा कि वो बस बहुत बिजी है, उसका मतलब वो नहीं था। लेकिन सच तो ये है कि मैं हमेशा जानता था कि उसने मुझे कभी सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। मैं उसके कैलेंडर पर लाल रंग से घेरा हुआ नहीं था। मैं वो हेल्दी सूप नहीं था जो उसकी माँ उसे हर हफ्ते पीने की याद दिलाती थी। मैं तो उस लोकेशन पिन जितना भी जरूरी नहीं था जो उसका ट्रेनर भेजता था। मैं बस कोई ऐसा था जिस पर कभी भी रीशेड्यूल किया जा सकता है का टैग लगा हुआ था। अब उसने आखिरकार वो डायरी पूरी पढ़ ली थी। आखिरकार एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया। बात यह थी कि उसने कभी मुझे कद्र नहीं की। रात के 3 बजे मैं अपने किराए के अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा वो सिगरेट पी रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। रात की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। मैंने आखिरकार जाने दिया और उसे आखिरकार पता चल गया कि उसने जो खोया वो सिर्फ एक शाम, एक डेट या एक मैसेज नहीं था। उसने वो इंसान खो दिया जो हमेशा उसके घर आने का इंतजार करता था। और मैं आखिरकार समझ गया। कुछ लोगों को तुम अपनी पूरी बहार दे सकते हो और वो तुम्हें बस एक गुजरती हुई हवा का झोंका देंगे। सोमवार सुबह कंपनी की लिफ्ट में जैसे ही लियू रुआन अंदर आई, चहल पहल एकदम बंद हो गई। कुछ जवान एम्प्लॉयज ने अपने फोन घूरने का नाटक किया, लेकिन उनकी चोरी चोरी उसे देखने वाली नजरें छुप नहीं रही थीं। गुड मॉर्निंग बॉस लियू। मार्केटिंग के शियाओ वांग ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। लियू रुआन ने जवाब में सिर हिलाया। उसकी पीठ तनी हुई और सीधी थी। वो हवा में उस अजीब सी सरसराहट को महसूस कर सकती थी जैसे तूफान से पहले का भारी दबाव हो। जैसे ही वो अपने ऑफिस में घुसी, उसकी असिस्टेंट शू तिनकिंग हड़बड़ाकर उसके पीछे आई। बोलने से हिचकिचा रही थी। बस बोल दो। लियू रुआन ने अपना बैग रखा। उसका लहजा जानबूझकर उससे तेज था जितना वो चाहती थी। बॉस लियू, शू तिनकिंग ने अपना निचला होंठ दांतों में दबाया। कंपनी में कुछ घटिया अफवाहें फैल रही हैं। कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, इसलिए मिस्टर जी ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दी। लियू रुआन की उंगलियों ने डेस्क का किनारा पकड़ लिया। नाखून लगभग ठोस लकड़ी में धंस गए। उसे ये देख लेना चाहिए था। ऐसे माहौल में जहां गॉसिप केपीआई से तेज फैलती है, उसकी प्राइवेट लाइफ वाटर कूलर की सबसे बड़ी चर्चा थी। किसने शुरू की? पक्का नहीं, लेकिन कल डायरेक्टर इट्टो चांग ब्रेक रूम में काफी देर तक गॉसिप कर रहा था। लियू रुआन की नजर तेज हो गई। इट्टो चांग, वो नया इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर जो पिछले महीने आया था। हार्वर्ड एमबीए, ठीक ठाक ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो हमेशा लियू रुआन को छुपता था। समझ गई? आज सुबह 10 बजे जो प्रोजेक्ट किकोनफ है, उसकी तैयारी कैसी है? शू थिंकिंग साफ तौर पर हक्का बक्का रह गई। उसे साफ उम्मीद नहीं थी कि लियू रुआन इस ड्रामे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगी। सारी मटेरियल तैयार हैं, लेकिन आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लियू रुआन ने जबरदस्ती एक प्रोफेशनल मुस्कान दी। अपने काम पर वापस जाओ। दरवाजा बंद होने के बाद उसने आखिरकार अपने कंधे ढीले छोड़े। उसकी फोन स्क्रीन जली। उसकी मां का मैसेज, तुम दोनों का डाइवोर्स हो गया, आज रात घर आओ, हमें बात करनी है। लियू रुआन ने फोन औंधा करके डेस्क पर पटक दिया। अचानक कुछ तोड़ फेंकने का दिल किया। प्रोजेक्ट किकोनफ मीटिंग में इट्टो चांग लगातार बोले जा रहा था। उसने आज बहुत ज्यादा कोलोन लगाया था। उसकी तेज खुशबू से लियू रुआन की कनपटी धड़कने लगी। मेरे हिसाब से हमें इस M&A में और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इट्टो चांग आगे झुका। उसकी कोहनी लगभग लियू रुआन की बांह से छूने को थी। बॉस लियू, आपका क्या ख्याल है? लियू रुआन ने हल्के से दूरी बना ली। मुझे इसके समर्थन में ठोस डेटा चाहिए। बिल्कुल। इट्टो चांग ने इतराती हुई मुस्कान दी। उसने जल्दी से अपने फोन पर टैप किया। अभी अभी आपके इनबॉक्स में कुछ सप्लीमेंट्री फाइलें भेजी हैं। वैसे उस प्रपोजल के बारे में जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, क्या आपने कुछ सोचा? कौन सा प्रपोजल? लियू रुआन ने भौं सिकोड़ी। वो जिस पर हमने पिछले गुरुवार रात चैट की थी। इट्टो चांग ने आंख मारी। आपने तो कहा था कि आप और गहरी बातचीत का इंतजार कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। लियू रुआन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पिछला गुरुवार, ठीक वही तारीख थी जो स्क्रीनशॉट में जी बोदा ने उसे दिखाई थी। अब वो समझ गई कि कैसे एक सामान्य वर्क चैट संदर्भ से बाहर निकालने पर इतनी भयानक रूप से गलत लग सकती है। डायरेक्टर इट्टो, लियू रुआन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कृपया ध्यान रखें, हमारी सारी बातचीत पूरी तरह प्रोफेशनल है। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो अभी इसे साफ करने का वक्त है। इट्टो चांग की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। बिल्कुल, मैं तो बस आगे बढ़ते हैं। लियू रुआन ने बीच में ही काट दिया, बाकी लोगों की तरफ मुड़ते हुए। फाइनेंस, अब तुम अपना एनालिसिस सुनाओ। मीटिंग के बाद लियू रुआन ने तुरंत शेनमान को फोन लगाया। शेनमान कॉलेज में उसकी रूममेट थी, अब एक लॉ फर्म में काम करती थी और उन चंद लोगों में से एक थी जो लियू रुआन के डाइवोर्स के पीछे की असली कहानी जानती थी। मुझे जी बोदा का पता चाहिए, लियू रुआन ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर वो बोली, क्या प्लान है? बस बात करनी है, कम से कम माफी मांगनी है यार। शेनमान ने आह भरी। वो ईस्ट साइड के लिन अपार्टमेंट्स में रह रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। क्या तुझे पता है उसने नौकरी छोड़ दी? क्या? लियू रुआन ने लगभग फोन गिरा दिया। कब हुआ? 1 महीने पहले। उसने एक छोटा सा वेयर हाउस किराए पर लिया और पॉटरी स्टूडियो खोल लिया। शेनमान पूरी तरह उलझन में लग रही थी। सच में तुम दोनों की 5 साल की शादी थी और तुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे इस चीज में दिलचस्पी है। लियू रुआन ने बहस करने के लिए मुंह खोला।
लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं था। जी बोदा कभी कभार घर के लिए छोटी मोटी चीजें गढ़ता जरूर था, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि ये बस एक बेवकूफाना शौक है। अच्छा है, क्या वो? ये इकलौता बेकार सवाल था जो वो पूछ सकी। सुना है, हाँ, मेरे हस्बैंड पिछले हफ्ते वहां गए थे, कह रहे थे वो सच में बहुत टैलेंटेड है। शेन मन रुकी। यान यान, शायद तुम दोनों का अलग होना सही रहा, तुमने उसे कभी सच में जाना ही नहीं, है ना? ये शब्द लियू रुआन के सीने में चाकू की तरह उतर गए। उसने जल्दी से फोन काट दिया, इस डर से कि शेन मान उसे रुआंसा होते सुन लेगी। शाम 7 बजे। लियू फैमिली मेंशन। लियू रुआन की माँ जांग मुया चमड़े के सोफे पर बैठी थी, उनके बेहद संवरे चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मैंने तुझसे कहा था कि वो जी बोदा लड़का तेरे लायक नहीं है। जांग मुया ने ब्लैक टी की चुस्की ली। अगर तूने उस वक्त जिद न की होती। माँ, लियू रुआन ने बीच में ही काटा, इसे बर्बाद मैंने किया, उसने नहीं। जांग मुया ने हैरानी से भौं उठाई। बकवास। उसके जैसा एक औसत डिजाइनर तुझसे शादी करके तो बहुत ऊपर उठा था, और अब देख, उसमें इतनी हिम्मत कि डाइवोर्स मांगे। उसने डाइवोर्स इसलिए मांगा क्योंकि मैंने 5 साल तक उसे नजरअंदाज किया। लियू रुआन ने अचानक आवाज ऊंची कर दी। क्योंकि मैंने हमेशा अपने करियर को पहले रखा, क्योंकि मुझे याद भी नहीं कि उसे क्या पसंद है और किससे नफरत। जांग मुया ने चाय का कप जोर से रख दिया। एक तीखी खनक गूंजी। काम करने में क्या बुराई है? अगर तू इतनी मेहनत न करती तो क्या वो इतनी आराम की जिंदगी जी पाता? मर्द बस नाशुक्रे होते हैं। क्या पापा को भी ऐसा ही लगता है? लियू रुआन ने पलटवार किया। आप पापा को इतना कंट्रोल करती हैं कि वो गोल्फ क्लब ज्वाइन करने की भी हिम्मत नहीं करते। क्या वो सच में खुश हैं? जांग मुया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक्सक्यूज मी, अपनी माँ से इस तरह बात मत करो। मैं बस, लियू रुआन ने गहरी सांस ली, मैं बस इतना कह रही हूं कि मुझे आपकी और पापा की तरह की शादी नहीं चाहिए। जी बोदा एक अच्छा इंसान है, कसूरवार मैं हूं। बेहुदा, जांग मुया ने ताना मारा। मुझे लगता है तू बस कमजोर पड़ गई है। मर्दों को काबू में रखना पड़ता है, उन्हें गाइडेंस चाहिए। तूने उसे बहुत आजादी दे दी, अब उसने तुझे छोड़ दिया और तू अब भी उसकी तरफदारी कर रही है। लियू रुआन खड़ी हो गई, हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मुश्किल से अपना बैग पकड़ पाई। मुझे जाना होगा। रुको, जांग मुया ने झिड़की दी। डायरेक्टर चेन का बेटा अगले हफ्ते वापस आ रहा है। मैं तुम दोनों की मुलाकात तय कर रही हूँ। वो जीबोदा से कहीं बड़ा अपग्रेड है। लियू रुआन अपनी माँ की तरफ मुड़ी। पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, और मैं जीबोदा को वापस जीतूंगी। ये कहने के बाद वो खुद भी चौंक गई, लेकिन अंदर से एक आवाज ने कहा कि यही सही कदम था। जांग मुया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। तू पागल तो नहीं हो गई? लियू परिवार की बेटी एक ऐसे मर्द के पीछे भागेगी जिसने उसे छोड़ दिया? हो सकता है। लियू रुआन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मैं पूरी जिंदगी पछताने से बेहतर एक बार पागलपन करना चाहूंगी। हवेली के मेन गेट से बाहर निकलते हुए रात की हवा उसके जलते गालों को सहला रही थी। लियू रुआन ने अपना फोन निकाला। बार बार हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने मैसेज भेज दिया। जी बोदा, सुना तुमने स्टूडियो खोला है, बधाई हो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कभी आकर देखना चाहूंगी। भेजते ही उसने फोन बंद कर दिया। जवाब देखने से बहुत डर लग रहा था, या यूं कहो कि जवाब न आने से भी ज्यादा डर लग रहा था। लियू रुआन पॉटरी स्टूडियो के सामने वाली सड़क पर खड़ी 15 मिनट से इधर उधर टहल रही थी। स्टूडियो एक पुराना रिनोवेटेड वेयरहाउस था। बाहर से काफी देहाती लग रहा था। लाल ईंट की दीवारों पर आईवी चढ़ी हुई थी। भारी काले लोहे के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर से हल्का हल्का म्यूजिक आने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझसे दोबारा मिलेगी, लेकिन 3 दिन पहले उसने मैसेज किया। मैं बहुत सोचता रहा, लेकिन आखिर में जवाब दे दिया। शनिवार दोपहर स्टूडियो में, आना चाहो तो आ सकती हो। बेहद शालीन, लेकिन पूरी तरह दूरी बनाकर, जैसे मैं किसी रैंडम क्लाइंट से बात कर रहा हूं। दोपहर की धूप स्काईलाइट से छनकर सीधे मेरे वर्क बेंच पर पड़ रही थी। मैं पॉटरी व्हील पर बैठा हथेलियों में गीली मिट्टी को थामे हुए था। स्टूडियो में हल्का सा म्यूजिक गूंज रहा था, कुछ इंडी फोक ट्रैक्स जो मुझे हाल में बहुत पसंद आ रहे थे। बोल बसंती हवा की तरह नरम थे। मेरी उंगलियों के बीच मिट्टी धीरे धीरे उठ रही थी। मैंने अपनी सांसों को पहिए के घूमने के साथ ताल मिला लिया था, बाकी सब भूलकर अपना पूरा ध्यान बस इस मिट्टी के लोंदे में लगा रहा था, तब तक जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि कोई दरवाजे से मुझे घूर रहा है। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस आहिस्ता से पॉटरी व्हील बंद किया, हाथ पोंछे और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जाहिर है वो थी। लियू रुआन वहां खड़ी थी, एकदम सलीके से पहना हुआ ट्रेंच कोट, अब भी वही बॉस लेडी वाला लुक। बस उसके चेहरे की वो तीखी धार गायब थी। उसकी जगह हल्की सी सावधानी थी। वो एक सेकंड को ठिठक गई, जैसे बोलना भूल गई हो। मैं बस यहां से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा स्टूडियो देख लूं। मैंने हल्के से भौं उठाई। गुजर रही थी? ये रास्ता तुम्हारे ऑफिस या घर जाने के रास्ते में नहीं पड़ता? उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। 5 साल की शादी में मैं हमेशा जानता था। सबसे ज्यादा जो झूठ उसने बोला था, मैं अभी घर आ रही हूं। मैंने बात नहीं बढ़ाई, बस हाथ पोंछे और शेल्फ की तरफ बढ़ गया। अभी अभी बनाए मिट्टी के बर्तनों को एक एक करके सूखने के लिए हवा में रखने लगा। उसकी नजरें पूरे कमरे में भटक रही थीं, जैसे बड़ी बेचैनी से बात शुरू करने का कोई बहाना ढूंढ रही हो। ये सब तुमने बनाए?
मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे दिखावा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, समझाने में तो और भी कम। उसने कभी पूछा नहीं था कि मैं किस पर काम कर रहा हूँ। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं एड एजेंसी में किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। खामोशी काफी भारी थी। मेरा इरादा था कि उसे कुछ मिनट इधर उधर देखने दूं और फिर खुद ही चली जाए, लेकिन उसकी नजर उस फूलदान पर पड़ गई जिस पर मैं अभी काम कर रहा था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। मैंने रूखे अंदाज में उसे रोक दिया। वो तो पहले ही खराब हो चुका है। फिर मैंने बिना हिचकिचाए हाथ बढ़ाकर उस फूलदान को मसल दिया और स्क्रैप वाली बाल्टी में फेंक दिया। मैंने सुना कि उसने तेजी से एक छोटी सी हाँफ भरी। वो फूलदान असल में बचाया जा सकता था, बस किनारे को ट्रिम करने की जरूरत थी। लेकिन मेरा उसे ठीक करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे मेरा अपनी शादी को ठीक करने का कोई इरादा नहीं था। टूटे हुए फूलदान पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। अचानक से ये सब करना कैसे शुरू कर दिया? उसकी आवाज कुछ कसी हुई थी। मेरा मतलब पॉटरी। तुमने पहले तो कभी बताया नहीं। मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ किए हुए मिट्टी का एक लोंदा बाल्टी में फेंका। मेरा लहजा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूं। कॉलेज में सेरामिक आर्ट्स में माइनर किया था। बाद में काम की वजह से बहुत बिजी हो गया तो छोड़ दिया। ओह, वो रुकी। तुमने तो कभी बताया नहीं। मैंने आखिरकार मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। तुमने कभी पूछा नहीं। मैंने देखा कि वो वहीं खड़ी रह गई, मेरी बात से बिल्कुल चकराई हुई। वो रोई नहीं, ना ही बहस की। बस एक पल को चौंधियाई हुई लगी, फिर जबरदस्ती एक अजीब सी तारीफ दे डाली। स्टूडियो का नाम दिलचस्प है। फैंग जिंग तुम्हारे नाम से लिया है क्या? मैं सिंक के सहारे झुक गया। उंगलियां अभी गीली मिट्टी से सनी हुई थीं। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तेज धार थी। ये सिर्फ सीनरी नहीं है। पॉटरी की भाषा में ये ग्लेज पर उभरने वाली एक खास टेक्सचर को कहते हैं। ये रैंडम और बेकाबू होता है, जिसे तुम ढूंढते नहीं, बस यूं ही ठोकर खाकर मिल जाता है। मैं रुका, उसकी आंखों में एहसास की वो चमक पकड़ते हुए। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के कुछ नजारे एक बार चूक गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये कहने के बाद खुद मुझे भी लगा कि कितना रूखा लग रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। उसे अब भी लगता है कि मेरे वापस मुड़ने की कोई गुंजाइश है। वो ऐसी लगी जैसे उसे चोट लगी हो। उसके कंधे हल्के से कांपे, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। तभी बाहर बादल गरजे और अचानक बारिश जोर से बरसने लगी। टिन की छत पर ऐसे हथौड़े बरसा रही थी जैसे आसमान ही फट पड़ेगा। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दे गिरा दिए। लगता है तुम्हें थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा, ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था वो जाना नहीं चाहती थी, या यूं कहो कि वो मेरे तरफ से कोई रास्ता खुलने का इंतजार कर रही थी। चाय पियोगी? मैंने ऐसे पूछा जैसे किसी रैंडम मेहमान को पूछ रहा हूं। उसने सिर हिलाया। मैं मुड़ा और कोने की छोटी सी किचन की तरफ चल दिया। पानी उबलने की आवाज, प्याले में चाय की पत्तियां खिलने की खुशबू, सब कुछ अब मेरे लिए बेहद आम था। मैंने प्याले गर्म किए, चाय ली, पानी डाला, हर कदम आराम से उठाते हुए। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें मेरी पीठ पर गड़ी हुई हैं, थोड़ी उत्सुकता के साथ। मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। वो मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई और मुझे बहुत देर से समझा। तुमने इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी? उसने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए कहा। उसकी आवाज काफी सहमी हुई थी। मैं उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया, दूरी बनाकर। पूरी तरह नहीं, 10 साल आर्किटेक्चरल डिजाइन किया, थक गया था। मैंने चाय की चुस्की ली, पूरी तरह शांत। मैं 34 का हूं। अगर अब वो नहीं करूंगा जो सच में करना चाहता हूं तो शायद कभी मौका ना मिले। लेकिन इस इंडस्ट्री में इनकम स्टेबल है? मैंने उसे एक नजर देखा। क्लासिक। उसका पहला रिएक्शन हमेशा यही होता है। मैंने एक छोटी सी हंसी हंसी, जिसमें जरा भी जज्बात नहीं थे। बिल्कुल, यही तो तुम्हारा पहला सवाल होगा। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। अभी ब्रेक इवन चल रहा है, पहले जितना नहीं कमा रहा, लेकिन अपना खर्चा चलाने लायक तो है। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। हम दोनों की वैल्यूज हमेशा अलग रही हैं। बारिश की आवाज थोड़ी और तेज हो गई। बाहर की दुनिया पूरी तरह हमसे कट चुकी थी। मैंने देखा कि उसकी नजरें दीवार पर लगे कैलेंडर पर चली गईं, जिस पर मेरी आने वाली एग्जीबिशन और बुकिंग शेड्यूल लिखा हुआ था। तुम्हारी एग्जीबिशन है? उसने पूछा। अगले महीने, बस एक छोटी सी। मैंने सच सच जवाब दिया। कुछ दोस्तों ने मिलकर जॉइंट एग्जीबिशन रखी है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ठीक ठीक जानता था कि वो क्या सोच रही है। शादी के दौरान मैंने कितनी बार साथ में एग्जीबिशन या म्यूजियम जाने का सुझाव दिया था। वो हमेशा कहती थी कि बहुत बिजी है। अब मेरी अपनी एग्जीबिशन है और उसके पास आखिरकार वक्त है। लेकिन वो अब वो शख्स नहीं रही जिसका वहां होना जरूरी है। बारिश रुक गई। उसने चाय का प्याला रखा और खड़ी हो गई। चाय के लिए शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, मैंने पूछा, छाता लाई हो? उसने सिर हिलाया। मैं जानता था कि उसके बैग में छाता है, लेकिन फिर भी मैंने दरवाजे के पीछे रखा लंबा काला छाता उठाया और उसे थमा दिया। ले लो, मैं बारिश रुकने का इंतजार कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उसकी उंगलियों को छूने से परहेज किया। अब स्किन का वो हल्का सा स्पर्श भी मुझे पूरी तरह बेजा लगता था। उसने छाता ले लिया और अचानक बोली, इधर टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्या तुम मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकते हो? मैं एक सेकंड को हिचकिचाया। कहना मुश्किल है कि यह जिम्मेदारी का एहसास था या वो नरमी जिसे मैं अब तक झाड़ नहीं पाया था। मैंने आह भरी, अपनी जैकेट उठाई। चलो।
हम बारिश में चले, एक दूसरे के पीछे। मैंने छाता पकड़ रखा था, मेरा शरीर अपने आप उससे दूर झुका हुआ था। बारिश और हवा की तरह हमारे बीच फासला था, ठीक वैसे ही जैसे हमारा पूरा अतीत हमारे बीच खड़ा था। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बारे में पता है? मैंने सिर हिलाया। अभी तक नहीं बताया, उन्हें हमेशा इस बात पर गर्व था कि मैं बड़ी डिजाइन फर्म में काम करता हूं। वो समझ जाएंगे, उसने धीरे से कहा। मैंने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसे इतना नरम देखने की आदत नहीं थी। हो सकता है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। कोना मुड़ते ही मेट्रो स्टेशन की नियन लाइटें दिखने लगीं। उसने अचानक कहा, भूख लगी है? मुझे याद है तुम्हें इस तरह का घर का खाना बहुत पसंद था। मैं ठिठक गया। पहले मना करने वाला था, लेकिन उसने जोड़ा, बस मेरी माफी समझ लो। मैंने कुछ सेकंड उसे देखा और आखिर में सिर हिला दिया। ठीक है। हम उस छोटी सी तंग नूडल शॉप में घुसे, खिड़की के पास बैठे। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थीं। बाहर का नजारा पानी के रंगों की पेंटिंग में धुंधला गया था। डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ते हुए मैंने उससे पूछा, आजकल कैसी हो? शादी के दौरान ये हमारा रोज का सवाल था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उसकी आंखें भर आईं। अच्छी नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। ऑफिस में हमारे डाइवोर्स को लेकर कुछ अफवाहें चल रही हैं। मैंने भौं सिकोड़ी। कैसी अफवाहें? कि मैं बहुत रौब जमाने वाली थी और तुम्हें डराकर भगा दिया। उसने हल्की सी हंसी दी। काफी विडंबना है ना? मुझे हमेशा लगता था कि मजबूत होना अच्छी बात है। मैंने उसे देखा, मेरा लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। तुम्हें उन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे मुद्दे बाहर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और बीते कल की याद की हल्की सी चमक थी। जी बोदा, उन मैसेज के बारे में, वो बात अब बीत गई। मैंने उसे काट दिया। मुझे भरोसा है कि वो सब वर्क से जुड़े थे। समस्या वो मैसेज कभी नहीं थी, समस्या थी वो जो उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। वेटर हमारी बीफ नूडल्स ले आया, हमारी बातचीत को बीच में ही रोकते हुए। मैंने चिली ओनेल उठाकर अपने बाउल में डाला, बेसाख्ता पुरानी आदतों को दोहराते हुए। वो एक पल को मुझे घूरती रही, फिर अचानक बोली, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस तुम अब जाकर देख रही हो। वो स्तब्ध रह गई। मैं बता सकता था कि उसके दिमाग में ढेर सारी यादें उमड़ रही थीं। मैं चुपचाप उसके सामान्य खारिज करने वाले जवाब का इंतजार कर रहा था, उन स्केचेस को याद करते हुए जो मैंने दबा रखे थे, उन एनिवर्सरीज को जो वो बार बार भूलती रही। आखिरकार उसे समझ आया कि हर कोई बात नहीं के पीछे कितनी निराशा छुपी थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दोबारा जानना चाहती हूँ। मैंने नजर उठाकर उसे देखा, मेरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं बस तुम्हारे ख्याल से प्यार करती थी और असली तुम्हें तो कभी जाना ही नहीं। मैं बहुत देर तक चुप रहा, फिर आखिर में बस हल्के से सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है लियू रुआन। सोमवार सुबह जैसे ही लियू रुआन कंपनी की लॉबी में घुसी, उसने इटो चांग को रिसेप्शन पर 2 कॉफी पकड़े खड़े देखा। मॉर्निंग बॉस लियू, उसने एक डबल एस्प्रेसो बढ़ाते हुए चमकदार मुस्कान दी। बिना चीनी, है ना? लियू रुआन ने बेमन से कॉफी ले ली, जानबूझकर दूरी बनाकर। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। इट्टो चांग उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। पिछले शुक्रवार वाले प्रपोजल पर मेरे कुछ नए ख्याल हैं, लंच पर बात कर लेते हैं। लिफ्ट में दूसरे सहकर्मी भी थे। लियू रुआन महसूस कर सकती थी कि वो एक दूसरे को नजरों से इशारे कर रहे थे। उसने गला साफ किया। अगर काम पर चर्चा करनी है तो कृपया ऑफिशियल मीटिंग में लाएं। इट्टो चांग ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी सीरियस मत बनो। सुना है मिस्टर जी अब तस्वीर से बाहर हैं। तुम्हें खुद को बाहर ज्यादा खोलना चाहिए। लियू रुआन अपनी जगह पर ही ठिठक गई। खून सिर की तरफ दौड़ गया। मेरी पर्सनल लाइफ तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और याद रहे, हम सिर्फ को वर्कर हैं। वो घूमी और सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई, इट्टो चांग को वहीं खड़ा छोड़कर। उसने दरवाजा बंद किया और अनछुई कॉफी सीधे कूड़ेदान में फेंक दी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसका फोन बजा। शेन मान का मैसेज। वीकेंड कैसा रहा? मास्टर पॉटर से मिली? लियू रुआन ने जवाब दिया, मिली। उसने मुझे किसी रैंडम क्लाइंट की तरह ट्रीट किया। शेन मान ने तुरंत जवाब दिया, कम से कम उसने देखा तो। हार मत मानो। ओह, शुक्रवार को कॉलेज रियूनियन में आ रही हो? लियू रुआन मना करने ही वाली थी कि उसे कुछ सूझा। क्या जीबोदा आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसे अभी अभी मना लिया। उम्मीद है मुलाकात हो जाए। लियू रुआन के होंठ हल्के से मुड़े। शायद अब भी मौका था। जी बॉस लियू, ये प्रपोजल का तीसरा रिवीजन है। शू थिंकिंग ने डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर रखा और एहतियात से पूछा, कस्टम गिफ्ट्स के लिए कोई खास रिक्वेस्ट है? लियू रुआन ने अपने कंप्यूटर से नजर उठाई। उसकी उंगलियां बेसाख्ता उस उंगली को सहलाने लगीं जहां कभी उसकी वेडिंग रिंग होती थी। अब बस एक हल्का सा निशान रह गया था। यूनिक होना चाहिए, आर्टिस्टिक, हमारी कंपनी कल्चर दिखाना चाहिए, लेकिन बहुत कॉर्पोरेट भी ना लगे, जैसे मिस्टर जी के स्टूडियो का वाइब। शू थिंकिंग अचानक मुंह से बोल पड़ी। लियू रुआन की उंगलियां थम गईं। उसने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा, जो तुरंत चुकंदर लाल हो गई। सॉरी, मैं बस, जब मैं वो फाइलें छोड़ने गई थी तो मैंने आपकी डेस्क पर वो सिरेमिक मग देखा, बहुत यूनिक लगा। कोई बात नहीं। लियू रुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। असल में ये तो बढ़िया आइडिया है। फैंगजिंग पॉटरी से संपर्क करो, कहो हमें 200 कस्टम कॉर्पोरेट गिफ्ट चाहिए। शू थिंकिंग ने पलकें झपकाईं। क्या मैं सीधे मिस्टर जी से बात करूं? लियू रुआन ने अपना फोन उठाया। ये मैं खुद देख लूंगी।
स्टूडियो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा सलीके से लग रहा था। मैंने कुछ नई डिस्प्ले शेल्फ लगाई थी जो मेरे हाल में बनाए सामान से भरी थी। सिंपल मग से लेकर नक्काशीदार पैटर्न वाले फूलदान तक, हर एक पर एक छोटा सा लेबल लगा था। जब वो अंदर आई तो उसकी नजरें सामान पर ऐसे घूमी जैसे सच में देख रही हो, या शायद बस थोड़ी देर और रुकने का बहाना ढूंढ रही हो। 200 कस्टम चाय के कप। मैंने स्केच नीचे रखा जो मैं आधा बना रहा था, और उसकी तरफ देखा, सहज रूप से भौं सिकोड़ते हुए। क्या तुम सीरियस हो? वो रिसेप्शन एरिया के सोफे पर बिल्कुल सीधी बैठी थी, टांगें एलिगेंटली क्रॉस की हुई, मुस्कान बिल्कुल सधी हुई। पूरी तरह सीरियस। कंपनी के पास एनुअल क्लाइंट गिफ्ट्स के लिए काफी बजट है। मैंने हल्के से मेज पर उंगलियां थपथपाई। एक आदत जो मुझे खुद नहीं पता थी कि मुझ में है। बड़े पैमाने पर कस्टम ऑर्डर मेरा शौक नहीं है। तुम्हें किसी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी में जाना चाहिए। लेकिन तुम में तो स्किल है ना? उसने दीवार पर लगे पुराने सर्टिफिकेट की तरफ इशारा किया। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे चेक किया। मास्टर्स के दौरान तुम बड़े बड़े पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन में शामिल थे। जैसे ही उसने ये कहा, मैं हल्का सा तन गया। उसने सच में मेरा रिज्यूम ढूंढा। वो 10 साल पहले की बात है, मैंने सपाट जवाब दिया। मसल मेमोरी यूं ही खत्म नहीं होती। वो हल्की सी आगे झुकी। उसका लहजा इतना नरम था कि मैं एक पल को समझ नहीं पाया कि कोई क्लाइंट मुझे परख रहा है या मेरी एक्स वाइफ फ्लर्ट कर रही है। बस इसे एक पुराने क्लाइंट को मौका देना समझो। मैंने उसकी बात के सबटेक्स्ट को पकड़ लिया। मेरे होंठ हल्के से मुड़े। ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मुझे पहले डिजाइन ड्राफ्ट करने होंगे, 1 हफ्ते में सैंपल दिखाऊंगा। उसने तुरंत दबाव डाला। क्या मैं प्रोग्रेस चेक करने स्टूडियो आ सकती हूँ? ये कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट है आखिर। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें तो जैसे चमक रही थीं, मानो पहले से जानती हो कि मैं मना नहीं करूंगा। आखिरकार मैंने सिर हिला दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन के बाद से वो लगभग हर दूसरे दिन आने लगी। हमेशा अपना लैपटॉप साथ लाती, दावा करती कि सुपरवाइज करते हुए काम कर रही है। लेकिन मैं जानता था कि उसकी नजरें बार बार स्क्रीन से हटकर मुझ पर आ जाती थीं। उसने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इतना हाइपर फोकस्ड और एफिशिएंट हो सकता हूँ। उसकी यादों में शायद मैं बस वो शांत नर्म इंसान था जो हमेशा उसके नेटवर्किंग इवेंट से घर आने का इंतजार करता था, खाना बनाकर इंतजार करता था। लेकिन अब वो बिल्कुल अलग मुझे देख रही थी। उस दोपहर मैं एक अप्रेंटिस को चाक पर मिट्टी चढ़ाना सिखा रहा था, एक नई लड़की जिसने अभी अभी शुरुआत की थी। मैं उसके ठीक पीछे खड़ा था, मेरे हाथ उसके हाथों के पास मंडरा रहे थे, प्रेशर और एंगल समझाते हुए। कलाइयां रिलैक्स रखो, मिट्टी के घुमाव को महसूस करो, हाँ बिल्कुल ऐसे, धीरे धीरे ऊपर उठाओ। मैं ऐसी बातें कभी लियो रुआन से भी कहता था जब उसे खाना बनाना सिखा रहा होता या योगा में मदद कर रहा होता, अब याद भी नहीं। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो अब भी वहीं बैठी थी, लैपटॉप खुला था लेकिन स्क्रीन रुकी हुई थी। मैंने गला साफ किया। बॉस लियो। उसने सिर ऐसे उठाया जैसे अभी अभी किसी सपने से जागी हो। खुद आजमाना चाहोगी? मैंने पॉटरी व्हील की तरफ इशारा किया। मैं? उसने अपनी तरफ इशारा किया, पूरी तरह से चौंकी हुई लग रही थी। मैं मुस्कुराया। तुम साफ तौर पर उन फाइलों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हो। चलो देखो तो सही कि जिस चीज के लिए पैसे दे रही हो वो असल में बनती कैसे है। मेरी हैरानी को उसने सच में लैपटॉप बंद किया, चलकर व्हील पर बैठ गई। मैं थोड़ा अलग खड़ा रहा, उसके हाथों को मिट्टी के लोंदे पर मंडराते देखता रहा। वो पूरी तरह स्ट्रेस्ड लग रही थी। अब क्या करूं? उसने पूछा। पहले हाथ गीले करो, फिर हल्के से मिट्टी को पकड़ो, मैंने याद दिलाया। ये जिंदा है, इसे गाइड करना होता है, जबरदस्ती नहीं। उसने मेरा कहा माना, लेकिन पहली कोशिश में ही बहुत जोर से दबा दिया। मिट्टी फौरन टेढ़ी हो गई। वो मायूस हो गई। खराब हो गया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करो। पॉटरी में सबसे बड़ी नौसिखिया गलती जल्दबाजी है। जब वो दूसरी बार लगी तो उसकी उंगलियां इतनी अकड़ी हुई नहीं थीं। मिट्टी का लोंदा धीरे धीरे उसकी हथेलियों के बीच उठने लगा, एक ठीक ठाक बेलन का आकार ले लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा देखता रहा कि वो कितनी गंभीर और सावधानी से कर रही थी। मैंने कर दिखाया। वो एक बच्चे की तरह उत्साह से चिल्लाई, जैसे अभी अभी कोई इम्तिहान पास किया हो। मैं हंस पड़ा। अभी से जश्न मत मनाओ, ये तो बस पहला कदम है। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, आंखें पूरी तरह चमक रही थीं। लेकिन ठीक उसी पल उसने हाथ को थोड़ा ज्यादा हिला दिया। पकड़ ढीली पड़ी, मिट्टी फौरन मुड़ तुड़ गई। मेरा सहज इरादा उसे कहने का था कि घबराओ मत, लेकिन वो पहले ही घबरा गई और उसे बचाने की कोशिश की, जिससे उसके 3 नाखूनों की गहरी खरोंचें नरम मिट्टी पर पड़ गईं। सॉरी। उसने हाथ पीछे खींच लिए, पूरी तरह जड़ हो गई। मैंने उसे बेसाख्ता अपने होंठ दबाते देखा, जैसे वो डांट खाने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। शायद बचपन में उसे ऐसे ही डांट पड़ती थी, या शायद वो खुद दूसरों पर ऐसे ही बरसती थी। लेकिन मैंने बस चाक बंद कर दिया, एक शब्द नहीं कहा। मैंने खड़े होकर बर्बाद हुई मिट्टी को उठाया, हल्के से चाक से अलग किया, लोंदा बनाया और वापस स्क्रैप बाल्टी में डाल दिया। मिट्टी की मसल मेमोरी होती है, मैंने कहा। एक बार ढांचा बिगड़ जाए तो जबरदस्ती करने से हालात और खराब होते हैं। मैंने उसकी आंखों में पूरी हैरानी झलकते देखी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं गुस्सा नहीं हुआ। वो बस मुझे घूरती रही। तुम नाराज नहीं हो? उसकी आवाज बेहद धीमी थी, हल्की घबराहट लिए हुए। मैंने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया। भला क्यों होता? वो और भी उलझन में पड़ गई। हर नौसिखिया इस फेज से गुजरता है रुआन।
मैंने बढ़कर मिट्टी का एक ताज़ा लोंदा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। और वैसे भी तुमने कोई मास्टरपीस खराब नहीं किया, वो तो बस मिट्टी का लोंदा था। लेकिन मैंने तुम्हारा काम बर्बाद कर दिया, वो बुदबुदाई। वो तो बस मिट्टी है। मैंने कंधे उचकाए, मेरा लहजा बिल्कुल सपाट। गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, सिखाती हैं कि मटेरियल की कद्र करो और सब्र रखना सिखाती हैं। वो चुप रही, लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक बदलाव देखा, एक नजर जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये बुनियादी पछतावा नहीं था, ये वो एहसास था जब तुम जान जाओ कि तुम पूरी तरह गलत थे और वापस मुड़ना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करो। हमारी इतनी लंबी शादी थी और वो अब जाकर मुझे सच में सुन रही थी। मैं सिर्फ मिट्टी की बात नहीं कर रहा था, मैं अपने वक्त, अपने सपनों, उन सारे जुनून और समर्पण की बात कर रहा था जिसे उसने पूरी तरह नजरअंदाज किया। एक बार फिर कोशिश करोगी? मैंने ताजी मिट्टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। इस बार न कोई मुस्कान थी न बातचीत, बस चाक पर बैठकर पूरा ध्यान। मैंने मिट्टी रखी और उसने धीरे धीरे चाक घुमाना शुरू किया। मैं पास खड़ा देखता रहा, उसकी हथेलियों के नीचे मिट्टी का वो लोंदा धीरे धीरे उठता, बिगड़ता, संवरता, आकार लेता। उसके चेहरे के भाव ने आखिरकार मुझे दिखा दिया कि वो लियू रुआन, जिसे सिर्फ काम की पड़ी थी, असल में रुककर इस दुनिया को अपने हाथों से महसूस कर सकती थी। शायद वो कभी पूरी तरह न समझी हो, लेकिन कम से कम इस एक पल के लिए वो सच में कोशिश कर रही थी। बॉस लियू, जो फाइलें आपने मंगवाई थीं। शू थिंकिंग ने डेस्क पर एक फोल्डर रखा, चोरी से उस छोटे से मिट्टी के कटोरे पर नजर डालते हुए जिसे लियू रुआन हाथ में लिए घुमा रही थी। क्या ये मिस्टर जी का बनाया है? लियू रुआन मुस्कुराई और सिर हिलाया। ये मैंने बनाया है। बहुत भद्दा है ना? बहुत आर्टिस्टिक है। शू थिंकिंग ने बड़ी सावधानी से शब्द चुने। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया। ओह, क्या आपको पता है पिछले साल एक वक्त था जब मिस्टर जी अक्सर आपके लिए नीचे इंतजार किया करते थे? लियू रुआन का हाथ हवा में ही ठिठक गया। कब? नवंबर के आसपास। उस वक्त बहुत ठंड थी। शू थिंकिंग ने याद करते हुए बताया। एक बार मैं लेट तक काम कर रही थी, रात 9 बजे के बाद, और जब मैं नीचे गई तो उन्हें सड़क पार कॉफी शॉप के बाहर खड़े देखा। मैंने जाकर पूछा कि क्या मैं आपको बता दूं? उन्होंने मना कर दिया। बोले आपको काम के बीच डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। लियू रुआन का दिल अचानक सिकुड़ गया। पिछला नवंबर, ठीक जब वो एनुअल एमेंडे डील में दबी हुई थी, लगभग हर रात देर तक काम कर रही थी। उसे जी बोदा के इंतजार करने की जरा भी याद नहीं थी। क्या वो अक्सर ऐसा करता था? शू थिंकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ओल्डली सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उसने बताया कि मिस्टर जी हफ्ते में 2-3 बार आते थे। कभी कभी तो 2 घंटे तक बाहर खड़े रहते। ओल्डली ने कहा कि उसे तरस आता था और उसने आपको बुलाने की पेशकश भी की, लेकिन वो हमेशा शालीनता से मना कर देते। कहते वो काम के स्ट्रेस में है, मैं परेशान नहीं करना चाहता। लियू रुआन की नजर पूरी तरह धुंधला गई। उसे याद आया कि कैसे वो रोज देर रात घर आती थी और जी बोदा हमेशा बिना किसी शिकायत के गर्म चाय और रात का नाश्ता तैयार रखता था। और उसने कभी गौर भी नहीं किया कि उसके हाथों पर ठंड से पड़ने वाले दाग थे, जो घंटों बर्फीली हवा में खड़े रहने से हुए थे। बॉस लियो, क्या आप ठीक हैं? शू थिंकिंग ने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। लियू रुआन ने जल्दी से अपनी आंख का कोना पोंछा। बताने का शुक्रिया। असिस्टेंट के जाने के बाद लियू रुआन ने अपनी दराज के पीछे से जी बोदा की डायरी निकाली, सीधे पिछले नवंबर के पन्ने पर गई। और हाँ, वहीं लिखा था, रुआन 36 घंटे से लगातार काम कर रही है। उससे मिलने ऑफिस गया, कहना चाहता था कि ब्रेक ले लो, लेकिन ऑफिस की लाइट जलती देख ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछली बार मीटिंग में डिस्टर्ब करने पर वो भड़क गई थी। गर्म दूध खरीदकर रिसेप्शन पर छोड़ आया। असिस्टेंट जियांग से कहा कि उसे दे दें, उम्मीद है उसे खाना याद रहा होगा। लियू रुआन ने डायरी जोर से बंद की, उस टेढ़े मेढ़े छोटे मिट्टी के कटोरे को अपने सीने से चिपका लिया। आखिरकार उसे समझ आ गया। जी बोदा ने डाइवोर्स असली वजह से मांगा था। वो प्यार खत्म होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पूरी बेखबरी ने उसे बहुत गहरा जख्म दिया था। शुक्रवार दोपहर मैं कंगा के साथ नए कप डिजाइन के लिए ग्लेज मिक्स करने की बात कर रहा था। वो एक होशियार लड़की है, आर्ट अकादमी की ग्रेड स्टूडेंट, वीकेंड पर मदद करने आती है। इंटर्नशिप के घंटे पूरे करने के साथ साथ स्टूडियो इक्विपमेंट भी इस्तेमाल कर लेती है। मुझे इस तरह का माहौल बेहद पसंद है, न शोर न ताक झांक, बस पूरी तरह रचने में डूबे रहो। उसने मुझे खुद मिक्स किया हुआ नीला ग्रे ग्लेज दिखाया, बोली किनारे पर मेटालिक ग्रेडियंट डालना चाहती है। मैंने सिर हिलाकर कुछ सुधार बताए। हम दोनों की अच्छी ट्यूनिंग बैठती है। ये एक ऐसी सिनर्जी है जो मैंने बहुत दिनों बाद महसूस की। जब मुझे लगा कि आज का दिन एक और शांत और प्रोडक्टिव दिन होगा, तभी दरवाजा धक्के से खुला। मैंने मुड़कर देखा, लियू रुआन वहां 2 कॉफी पकड़े खड़ी थी। उसकी मुस्कान थोड़ी अकड़ी हुई थी। उसकी नजरें मेरे और कंगा के बीच घूम रही थीं। ऐसा लगा जैसे लियू रुआन एक पल को पूरी तरह जम गई हो। मैंने सहज ही आवाज लगाई। कंगा मुड़ी, उत्सुकता से देखती हुई, शायद अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कोई है। लियू रुआन ने जबरदस्ती मुस्कान दी और कॉफी की तरफ इशारा किया। बस यूं ही कॉफी ले आई। मैंने बढ़कर कप ले लिए। मेरी उंगलियां हल्के से उसकी उंगलियों से छुईं, लेकिन मैंने लगभग तुरंत ही हाथ हटा लिया। शुक्रिया, मैंने अपना लहजा बिल्कुल सामान्य रखते हुए कहा। फिर मैंने परिचय करवाया।
ये सू कियान है, मेरी कजिन। आर्ट अकादमी में ग्रेड स्टूडेंट भी है। वीकेंड पर मदद करती है। हाय। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता उसने खुद ही खाली जगह भर दी। उसकी एक्स वाइफ। उसने पहले हाथ बढ़ाया, जैसे कोई पॉइंट साबित करना चाह रही हो या शायद खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कियान की आंखें फैल गईं। ओह, तो आप वो मशहूर फाइनेंस क्वीन हैं। जी हमेशा। मैंने तुरंत बीच में काटा। कियान, क्या तुम जाकर वो बिस्कवेयर पर ग्लेज कर सकती हो? कियान ने समझदारी से पलक झपकाई, जैसे पूरी बात समझ गई हो, और मुस्कुराते हुए कमरे की दूसरी तरफ खिसक गई। वो क्या कह रही थी कि तुम हमेशा। लियू रुआन मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और टोह छुप नहीं रही थी। मैंने गला साफ किया, विषय बदलते हुए। कुछ नहीं, डिजाइन ड्राफ्ट तैयार हैं, देखना चाहोगी? मैं उसे डिस्प्ले टेबल तक ले गया, जहां मैंने पिछले कुछ दिनों में बनाए 5 प्रोटोटाइप मग रखे थे। हर एक में अलग तकनीक, अलग फायरिंग कर्व था। यहां तक कि तले का लोगो भी बड़ी सफाई से मिलाया गया था। उसका हाथ एक मग के किनारे पर हल्के से फिरा। उसकी उंगलियां जैसे कोई भारी वजन लिए हों। ये तो बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। बस बुनियादी चीजें हैं। मैंने जानबूझकर कम करके बताया। अपने जज्बातों को दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई एक स्टाइल चुन लो, अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि अचानक मेरी तरफ देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। डाइवोर्स के बाद क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मेरी देह हल्की सी तन गई। ये क्यों पूछ रही हो? मैंने अपनी आवाज स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। क्योंकि मुझे पछतावा है। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी हमारी शादी के दिन थीं, इतनी चमकदार कि मैं ज्यादा देर तक देख नहीं सकता था। हर एक दिन, उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, दरवाजा फिर से धक्के से खुला। मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह जानता था। यान, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। मैंने सिर घुमाकर देखा। इट्टो चांग लाल गुलाब का गुलदस्ता पकड़े दरवाजे पर खड़ा था, जैसे जंग का ऐलान कर रहा हो। लियू रुआन का हाथ मेरे मग से ऐसे हटा जैसे जल गया हो, और मैंने महसूस किया कि जज्बात की वो हल्की सी लहर जो अभी अभी उठी थी, फौरन बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। लियू रुआन की आवाज का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। मुझे याद नहीं कि आज हमारी कोई प्लानिंग थी। बस यूं ही दिल किया। उसने गुलदस्ता ऊंचा उठाया। सबसे खूबसूरत फूल सस्सो सबसे खूबसूरत औरत के लिए। मैंने सुना कि कोने में खड़ी कियान ने एक ठंडी मजाकिया खींच निकाली। मैंने उसे रोका नहीं, उसकी सहज बुद्धि हमेशा सही होती है। लियू रुआन ने फूल नहीं लिए। मैंने उसके चेहरे पर झिझक की एक झलक देखी, लेकिन उसने फिर भी अपना लहजा स्थिर रखा। मैं काम की चर्चा कर रही हूं। इट्टो चांग ने भौं उठाई और मेरी तरफ देखा। मुझे लगा तुम दोनों की बात खत्म हो गई, उसने इतनी सहजता से कहा, लेकिन साफ तौर पर यह एक जानबूझकर किया गया ताना था। मैंने अपने अंदर भड़कते गुस्से को दबाया और जितना हो सका शांति से जवाब दिया। हम वाकई काम पर चर्चा कर रहे हैं। बॉस लियू ने हमें कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने का कमीशन दिया है। उसने मेरे स्टूडियो का मुआयना किया। उसकी नजरें मेरी बनाई चीजों पर ऐसे घूमी जैसे किसी सस्ती छोटी मोटी दुकान को तौल रहा हो। इतनी छोटी सी जगह कॉर्पोरेट ऑर्डर हैंडल कर सकती है? यान, मैं कुछ सप्लायर जानता हूं जो इससे कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है। इससे पहले कि मैं मुंह खोलता, लियू रुआन बोल पड़ी। उसकी आवाज बर्फ की तरह जमा देने वाली थी। डायरेक्टर इट्टो, पहली बात, मुझे बॉस लियू कहकर संबोधित करें। दूसरी बात, मुझे मेरे बिजनेस फैसलों पर आपकी राय की जरूरत नहीं। और आखिरी बात, कृपया यहां से जाएं। उस पल मैं मानता हूं कि मुझे थोड़ी हैरानी हुई। शादी के 5 सालों में उसने कभी दूसरों के सामने मेरा पक्ष नहीं लिया था, और अब उसने बिना हिचक मेरे सामने खड़े होने में देर नहीं लगाई। इट्टो चांग अब अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। उसने गुस्से से गुलदस्ता वर्कबेंच पर पटक दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। और तूफान की तरह दरवाजा पटककर बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही शेल्फ पर रखे मिट्टी के नाजुक बर्तन हल्के से कांपे। हवा में गहरी झील जैसा सन्नाटा था। सॉरी, लियू रुआन ने धीरे से कहा। मैंने गला साफ किया और चुपचाप जवाब दिया। कोई बात नहीं, क्या तुमने कोई स्टाइल चुन लिया? आखिरकार उसने एका पर उंगली रखी। ये वाला। शुक्रिया। जैसे ही मैं कप लपेटने लगा, उसका फोन बजा। कॉल सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव एकदम गंभीर हो गए। कंपनी में कुछ हो गया है, मुझे जाना होगा। मैंने सिर हिलाया। जाओ, मैं कियान से कल सैंपल भिजवा दूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद लेने आ जाऊंगी। सामान समेटते हुए उसने मुझ पर एक नजर डाली। उसकी नजर फिर उस लाल गुलाब के गुलदस्ते पर जा टिकी। मेरे और इट्टो चांग के बीच सच में कुछ नहीं है। मेरे हाथ थम गए। तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं, लेकिन उसने धीरे से कहा। बस बताना चाहती थी। वापस ऑफिस में संकट उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल मॉडल में बहुत बड़ी गलती थी, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। लियू रुआन ने तुरंत इमरजेंसी टीम मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव इतना गहरा था कि चाकू से काटा जा सकता था। सारे डेटा की दोबारा गणना करो, उसने हुक्म दिया। लीगल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की तुरंत समीक्षा करो। हर संभावित एग्जिट क्लॉज ढूंढो। उसकी टीम हरकत में आ गई, लेकिन लियू रुआन जानती थी कि यह एक ऑनल नाइटर होने वाला है।
रात 1 बजे टीम के ज्यादातर लोग पूरी तरह थक चुके थे। उसने सबको घर जाकर आराम करने को कहा, जबकि वो खुद ऑफिस में फाइलें जांचती रही। उसकी उंगली फोन कॉन्टैक्ट्स पर मंडराई। जी बोदा के नाम के ठीक ऊपर उसने कॉल बटन दबाने की लगभग कोशिश की। पहले जब भी काम का कोई संकट आता, जी बोदा हमेशा उसे शांत सलाह देने को मौजूद रहता था। ऐसी रातों में वो बस चुपचाप उसकी भड़ास सुनता और फिर समस्या की जड़ की तरफ इशारा करता, बिल्कुल अलग नजरिए से। उसकी उंगली कुछ सेकंड हवा में ठिठकी रही, आखिरकार पीछे हट गई। वो अब उस पर इस तरह निर्भर नहीं हो सकती थी, कम से कम पहले की तरह उसे हल्के में तो नहीं ले सकती थी। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थीं। बस कुछ बिखरी हुई चमक बची थी। लियू रुआन को अचानक समझ आया कि जीबोदा की डायरी की वो रातें कैसी होती थीं। किसी का इंतजार करना जो कभी वक्त पर घर नहीं आने वाला, चिंता करना लेकिन बीच में डालने की हिम्मत न करना, और आखिरकार अकेले सो जाने का वो सूनापन। सुबह 5 बजे आखिरकार उन्हें समस्या का हल मिल ही गया। लियू रुआन अपनी कुर्सी में पीछे झुक गई, पूरी तरह थकी हुई। उसकी आंखें सूखी और धड़क रही थीं। डेस्क पर रखे कॉफी कप में जमी हुई तलछट बिल्कुल उसके सुस्त दिमाग की तरह थी। बॉस लियू? शू थिंकिंग ने दरवाजे से झांका। क्या आपने पूरी रात जागकर काटी? मैं जाकर आपके लिए कुछ नाश्ता ले आऊं? नहीं शुक्रिया, लियू रुआन ने जबरदस्ती मुस्कान दी। क्या सब लोग आ गए? सुबह 9 बजे की इमरजेंसी मीटिंग के लिए सबको नोटिफाई कर दिया है। क्या आप थोड़ी देर घर आराम करना चाहेंगी? लियू रुआन ने सिर हिलाया। वक्त नहीं है। वो खड़ी हुई, अचानक चक्कर आया, उसे डेस्क का किनारा पकड़ना पड़ा। शू थिंकिंग हाफकर उसे सहारा देने दौड़ी। बॉस लियू, आप बहुत बुरी लग रही हैं। मैं ठीक हूं। लियू रुआन ने हाथ हिलाकर उसे टाला। शायद ब्लड शुगर लो है। रुकिए 1 सेकंड। शू थिंकिंग भागी और कुछ मिनट बाद चॉकलेट का डिब्बा लेकर लौटी। पहले ये खा लीजिए। क्या मैं मिस्टर जी को बुलाऊं आपको ले जाने के लिए? लियू रुआन का सिर झटके से ऊपर उठा। जी बोदा को क्यों बुलाओगी? शू थिंकिंग ने पलकें झपकाईं। क्योंकि पिछली बार जब आपको बुखार था। वो अचानक चुप हो गई, जैसे उसे एहसास हुआ कि वो राज खोल बैठी। पिछली बार कब? लियू रुआन ने जोर देकर पूछा। पिछले दिसंबर के आसपास, शू थिंकिंग ने धीरे से कहा। आपने 40 घंटे से ज्यादा लगातार काम किया था और बहुत तेज बुखार हो गया था। मिस्टर जी आपको लेने आए थे, सारी रात हॉस्पिटल में आपके पास रहे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको न बताऊं, कहाँ आपको अपनी कमजोरी दूसरों के सामने पसंद नहीं। लियू रुआन का गला रूंध गया। उसे इसकी जरा भी याद नहीं थी। उसकी इकलौती याद उस वक्त की धुंधली हॉस्पिटल की छत और हाथ पर लगी आईवी सुई का निशान थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसकी असिस्टेंट उसे ले गई थी। उन्हें मत बुलाओ, उसने आखिरकार कहा। मैं ठीक हूं। मीटिंग खत्म होने तक दोपहर के 3 बज चुके थे। लियू रुआन ने जबरदस्ती 2 घंटे की क्राइसिस मैनेजमेंट चर्चा का नेतृत्व किया था और अब वो पूरी तरह खोखली महसूस कर रही थी। जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी डेस्क पर एक इंसुलेटेड बैग देखकर हैरान रह गई। मिस सु ये छोड़ गई, शू थिंकिंग ने बताया। मिस्टर जी की कजिन। उन्होंने कहा कि मिस्टर जी ने खास जोर देकर कहा कि आप गरम गरम खाएं। लियू रुआन ने बैग की चेन खोली। अंदर एक साफ सुथरा बेंटो बॉक्स था, जिसमें भाप छोड़ती झींगा कांजी और कुछ साइड डिश थे, बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक। डिब्बे के नीचे एक पुर्जा दबा था। वक्त पर खाना खाओ, GB। उन 2 सिंपल अक्षरों ने लियू रुआन की आंखें तुरंत भर दीं। उसे याद आया कि जब भी वो बीमार पड़ती, जी बोदा ठीक इसी तरह की कांजी बनाता था। कहता था झींगा प्रोटीन के लिए अच्छा है, अदरक के टुकड़े पेट गर्म रखेंगे और हरा प्याज बिना तीखे स्वाद देगा। बॉस लियू, शू थिंकिंग ने चिंता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? लियू रुआन ने जल्दी से आंखें पोंछी। हाँ प्लीज मिस सू को मेरा शुक्रिया कहना। वो तो जा चुकी हैं। लेकिन शू थिंकिंग हिचकिचाई। उन्होंने कहा कि मिस्टर जी ने कल रात शेनमान से फोन पर बात की। पता चला कि आपकी कंपनी मुसीबत में है, तो उन्होंने खास आपके लिए ये बनाया। लियू रुआन का चम्मच हवा में थम गया। तो जी बोदा को शेनमान के जरिए पता चला कि वो पूरी रात जागी रही। वो अब भी उसकी परवाह करता था। ये एहसास होते ही उसके सीने में गर्माहट दौड़ गई। कांजी खत्म करने के बाद वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने काम पर लगने के लिए लैपटॉप खोला, लेकिन इनबॉक्स में एक अनजान भेजने वाले का ईमेल देखा। विषय था फाइनेंशियल मॉडल पर कुछ सुझाव। उसने क्लिक करके खोला। सामग्री उसी संकटग्रस्त प्रोजेक्ट का प्रोफेशनल विश्लेषण थी, जिसमें कुछ ऐसे जोखिम बताए थे जो उसने पूरी तरह अनदेखे कर दिए थे और संभावित समाधान सुझाए थे। कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन लिखने का अंदाज और सोचने का तरीका इतना जाना पहचाना था कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत शेन मान का नंबर मिलाया। क्या तुमने जी बोदा को मेरे काम की डिटेल बताई? शेन मान साफ तौर पर गिल्टी लग रही थी। उसने पूछा कि तुम आजकल कैसी हो? मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारी कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्यों? उसने मुझे गुमनाम रूप से एक एनालिसिस ईमेल भेजा। दूसरी तरफ शेन मान की हल्की हंसी आई। क्लासिक जी बोदा, पर्दे के पीछे से मदद और जीरो क्रेडिट। लियू रुआन ने अपना निचला होंठ दबाया। क्या वो अब भी मेरे बारे में बहुत पूछता है? और क्या सोचती है? शेन मान ने पलटवार किया। हर बार जब हम मिलते हैं उसका पहला सवाल होता है, रुआन कैसी है? वो साफ तौर पर जाने नहीं दे पा रहा, लेकिन बड़ा कूल बनता है। फोन रखने के बाद लियू रुआन ने उस ईमेल को बहुत देर तक घूरा। आखिरकार उसने रिप्लाई मारा और बस 2 शब्द लिखे,
थैंक यू। रात 10 बजे मैं अपने स्टूडियो के नीचे वाली छोटी नूडल शॉप में बैठा था। मेरे सामने नूडल सूप पूरी तरह ठंडा हो चुका था। मैंने फोन पर नजर डाली, स्क्रीन जली, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किसका इंतजार कर रहा था। मैं आज उसके घर गया था। पासकोड अब भी वही पुराना था, मेरा जन्मदिन। उसने बदला नहीं था। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था और मैंने बहुत मतलब निकालने की हिम्मत भी नहीं की। मैंने बस रिब्स और सब्जियां रख दी। फोटो वॉल पर नजर पड़ी, वो शादी की फोटो अब भी वहीं थी। धूल की एक पतली परत चढ़ी हुई। मैंने एक स्टिकी नोट छोड़ा। वक्त पर खाना खाओ। GB। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद नहीं था। मैंने लगभग वापस मुड़ने का मन बनाया, लेकिन आखिर में चला ही गया, इस डर से कि अगर दोबारा अंदर गया तो शायद फिर कभी निकल न पाऊं। जाने से पहले मैंने उसके दरवाजे के बाहर कुछ दवा और विटामिन छोड़ दिए। ये कियान ने बताया था कि वो आजकल बहुत बुरी लग रही है। मुझे नहीं पता कि अब मुझे ये सब करने का क्या हक है। बस इतना जानता हूं कि जब भी वो थकती है, अपना ख्याल रखना पूरी तरह भूल जाती है। और मुझे उसकी जिंदगी की उन खाली जगहों को भरने की आदत पड़ चुकी है जहां वो खुद को अनदेखा कर देती है। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं आज आया था, न ही बताया कि मैंने हमारी शादी की फोटो अब भी लटकी देखी। और ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि मैं उसके दरवाजे के बाहर 20 मिनट खड़ा रहा, बस उस जन्मदिन का पासकोड डालने की हिम्मत जुटाने के लिए जो कभी हमारा हुआ करता था। मुझे बस उम्मीद है कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही सही, वो ढंग से खाएगी और वक्त पर सो जाएगी। देर। शुक्रवार रात मैं सोने के लिए बिस्तर पर जा चुका था जब कियान का फोन आया। यार, लियू रुआन को बहुत तेज बुखार है। मैं कांजी लेकर गई थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। मैं फौरन बिस्तर पर उठ बैठा। क्या वो घर पर अकेली है? हाँ, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? मैं 1 सेकंड रुका। अभी हैंगओवर है, जरूरत नहीं, मैं पहले ही उसके घर पर हूं, कल उसे फोन कर लेना। कियान ने फोन रख दिया, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह गायब हो गई। मैं बैठक में बैठा अपने फोन की स्क्रीन घूरता रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसके बिजनेस ट्रिप पर होने पर मैं उसके सुरक्षित उतरने का मैसेज आने का इंतजार किया करता था। अब मैं उसका पति नहीं हूं, लेकिन यह सुनकर कि वो बीमार है, मेरा दिल आज भी मुट्ठी में आ जाता है। मैं जानता हूं वो खुद मुझे कभी ये जानकारी नहीं देगी और वो कभी नहीं मानेगी कि अकेले सब संभालते हुए उसे कितना मुश्किल लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे साथ के 5 सालों में। वो हमेशा सिर्फ अच्छी खबरें शेयर करती थी, कभी बुरी नहीं। अकेले सब झेलने की आदत, मुझसे मैं ठीक हूं कहते रहना, ठीक उस पल तक जब वो टूटकर गिर न पड़े। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो बस कहने से इनकार करती है। यही वजह है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। खाना बनाता रहता हूं, पुर्जे लिखता हूं, दवा छोड़ता हूं, छाता देता हूं, स्टिकी नोट लगाता हूं। एक ऐसे अजनबी की भूमिका निभाता हूं जो उसकी जिंदगी में दखल नहीं देता, लेकिन फिर भी चुपचाप हाजिर रहता है। हर बार जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैं जानता हूं मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने कभी सच में छोड़ा भी नहीं। अगर इसका मतलब है कि वो सच में खाना खाती है, आराम करना याद रखती है और दोबारा अकेले बुखार से टूटकर नहीं गिरती, तो शायद ये छोटे छोटे काम करने का कोई मतलब तो है। क्योंकि आखिरकार मैंने उसे इतना प्यार किया है, भले ही अब बस उसका एक्स हस्बैंड बनकर, उसकी नजरों से दूर रहकर उसका ख्याल रख रहा हूं। थर्मामीटर बीप करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, कियान की घबराई आवाज सुनाई दी। 39.6 डिग्री। तुम सही कह रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसने आगे जो कहा मैंने मुश्किल से सुना। मैंने ढंग से जूते भी नहीं पहने, बस बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। ये पहली बार नहीं है जब उसे बुखार हुआ है, लेकिन तब मैं ही उसके बिस्तर के पास बैठा रहता था, सारी रात उसके साथ जागता। और अब वो मुझे बताएगी भी नहीं कि उसकी तबीयत खराब है। मैं सांस फूलने तक सीढ़ियां चढ़कर भागा। कियान ने दरवाजा खोला और मैं सीधे बेडरूम में घुस गया। वो बिस्तर पर सिमटी पड़ी थी, गाल बुरी तरह तमतमाए हुए, आंखें पूरी तरह बुझी हुई। वो मजबूत, सक्षम, हमेशा नियंत्रण में रहने वाली लियू रुआन, जिसकी हील्स इतनी तेज आवाज करती थीं, अब एक मरती चिंगारी की तरह कमजोर पड़ी थी। कब से है? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। सिरदर्द कल रात से शुरू हुआ था। उसकी आवाज पंख जितनी हल्की थी, सुनने के लिए मुझे बहुत पास झुकना पड़ा। मैंने बढ़कर अपनी हथेली उसके माथे पर रखी, जलती हुई, सोच से भी ज्यादा गर्म। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर सरकाई, नब्जश देखने। बहुत तेज है, हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, मैंने फौरन कहा। नहीं, उसने मेरी आस्तीन पकड़ ली। उस पल ये ठीक वैसा ही था जैसे बीते कल की कुछ रातों में जब वो नींद में बेसाख्ता मुझे अपने करीब खींच लेती थी। बस ठंडी सिकाई कर दो। मैंने उसकी जिद्दी आंखों में देखा। मेरा दिल दुखा जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। कियान, एक गीला तौलिया लाओ, दवा किचन में है, प्लीज एक कटोरी बनाकर लाना। कियान तेजी से हरकत में आ गई, जैसे उसने ये सब होता देखा हो। उसके जाने के बाद मैंने अपने बैग से स्टेथोस्कोप निकाला। मैंने खुद पैक किया था। जानता था शायद उससे दोबारा मिलूं, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मदद मांगेगी। मुझे तुम्हारे फेफड़े सुनने हैं। उसने सिर हिला दिया। वो हमेशा पूरे हॉस्पिटल वाले चक्कर से नफरत करती थी, लेकिन जब मैं चेक करता तो हमेशा सहयोग देती थी। मैंने स्टेथोस्कोप उसकी पीठ पर रखा, पतले पजामे के पार। मैं अब भी उसकी त्वचा से निकलती गर्मी और सांसों में वो दबी घरघराहट महसूस कर सकता था। गहरी सांस लो।
उसने बमुश्किल सांस ली और खांसते हुए छोड़ दी। पूरा शरीर कांप उठा। मैंने गहरी भौं सिकोड़ी। मेरी आवाज भारी हो गई। घरघराहट है। अगर कल सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तुमने मेडिसिन कब सीखी? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे शीशे के किनारे पर हवा फुसफुसा रही हो। मैंने स्टेथोस्कोप समेट लिया, अपना लहजा सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। मेरे पिता ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर हैं, मैंने बड़े होते हुए सीख लिया था। मैं 1 सेकंड रुका, उसकी तरफ देखा। तुम्हें कभी पता नहीं था? उसने सिर हिलाया, बमुश्किल हरकत की। लेकिन मैंने फिर भी उसकी आंखों में उलझन की झलक पकड़ ली। पर उसे पता कैसे होता? हमारी शादी के 5 सालों में मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं कि वो कितनी बार मेरे माँ बाप से मिलने गई। हमेशा लैपटॉप और फोन साथ लिए। 10 मिनट भी नहीं बैठती थी कि जाने लगती। कियान गीला तौलिया लेकर लौटी। मैंने लेते हुए जितना हो सका नरमी से उसके माथे पर रख दिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे आखिरकार तकलीफ से थोड़ी राहत मिली हो। मैं जाकर दवा बनाती हूँ, कियान ने कहा, और कमरे से निकलने से पहले लियू रुआन को आंख मार गई। फिर कमरे में बस हम दोनों थे। मैं बिस्तर के किनारे बैठा, बीच बीच में तौलिया ठीक करता, ध्यान रखता कि न बहुत ठंडा हो न बहुत गर्म। उसका चेहरा रोशनी में अब भी लाल था। हेयरलाइन से पसीने की बूंदें बह रही थीं। काम। स्टूडियो में आज कोई प्लान नहीं है, मैंने धीरे से जवाब दिया, इससे पहले कि वो फिर बोल पाती। बोलो मत, एनर्जी बचाओ। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। दवाइयां असर कर रही थीं। उसका शरीर बुखार की थकान से लड़ नहीं पा रहा था। मुझे सच में नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी आस्तीन से चिपकी थीं और वो सपने में बुदबुदाई। माफ करना, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए था। मेरा हाथ बीच हवा में ठिठक गया। उसने मेरा हाथ खींचकर अपने जलते गाल से लगा लिया, जैसे कोई जाना पहचाना सहारा ढूंढ रही हो, और मैंने आखिरकार फुसफुसाकर कहा, हाँ। शायद वो सच में अब समझ गई थी, लेकिन तो क्या? मैंने उसे गहरी नींद में जाते देखा। उसके माथे से पसीना पोंछा, ठंडी पट्टी बदली। जब कियान दवा बनाकर लाई तो मैंने उसे बेडसाइड टेबल पर रखने को कहा और एक पुर्जा छोड़ा जहां वो जरूर देखेगी। हर 4 घंटे में एक बार लेना। कियान गेस्ट रूम में है, कुछ चाहिए तो उसे बुला लेना, मैं कल सुबह चेक करूंगा। जी भी। मैंने उसे आखिरी बार देखा। उसकी सांसें स्थिर थीं। चेहरा उतना तमतमाया नहीं था, इतनी शांति से सो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारी शादी के शुरुआती सालों में कभी कभी वो मुझ पर इसी तरह निर्भर होती थी। और मेरा भरोसा करो, जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करके बाहर कदम रखा, मैंने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी। क्या तू अब भी वापस जाना चाहता है? मैंने जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मेरा फोन चला। शुक्रिया, दवा बहुत कड़वी है। मैं कुछ सेकंड उन शब्दों को घूरता रहा, मेरे होंठ हल्के से मुड़े। मैंने जवाब दिया, ये अच्छी दवा कड़वी होती है, फ्रिज में कांजी है, खाने से पहले गर्म कर लेना। जैसे ही मेरी उंगलियां रुकीं, मेरे दिमाग में उसकी एक तस्वीर उभरी। हेडबोर्ड के सहारे झुकी हुई, माथे पर ठंडी पट्टी, दवा पीते हुए भौं सिकोड़े हुए। वो कभी अपना ख्याल रखना नहीं जानती थी, बहुत जिद्दी, इतनी जिद्दी कि खुद को ढंग से बीमार भी नहीं पड़ने देती थी। मैं अपनी कुर्सी में पीछे झुका और आंखें बंद कर लीं। आखिरकार उसने माना कि दवा कड़वी है। 5 साल पहले वो कभी ऐसी कमजोरी नहीं दिखाती थी। वो कहती, ये दवा है, मिठाई नहीं, स्वाद से क्या फर्क पड़ता है। अब वो कह रही है कड़वी है, जैसे आखिरकार थोड़ी नरमी दिखाने को तैयार हो। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि मुझे कैसा लग रहा था, तरस, थकान या कोई देर से उमड़ी नरमी। मेरा फोन फिर जला, कियान की भेजी तस्वीर। लियू रुआन बिस्तर पर बैठी एक नोटबुक में कुछ बेहद गंभीरता से लिख रही है। तस्वीर के कोने में कियान का छोड़ा स्टिकी नोट दिख रहा है। हो सकता है अब तुम अपनी डायरी लिखना शुरू कर सकती हो। सू कियान। मैं हंस पड़ा। कियान हमेशा शरारती रही है, लेकिन सच कहूं तो उसने जो किया वो मेरे करने से बेहतर था। तस्वीर इतनी धुंधली थी कि पढ़ा नहीं जा सकता था कि वो क्या लिख रही है, लेकिन अंदाजा है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट, समरी या तिमाही लक्ष्य नहीं लिख रही थी। वो सब ठंडी रूखी चीजें। मैंने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी बुखार उतरा था, इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने अगले 3 दिन उसकी देखभाल जारी रखी, सुबह एक बार और रात को एक बार आता। ताजी बनी हर्बल कांजी, दवा, थर्मामीटर और वो परवाह लेकर आता जिसे मैं मानने से इनकार करता था कि अब भी है। मैंने हर चीज को सख्ती से सीमाओं में रखने की कोशिश की, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। मैं तय समय पर उसकी ठंडी पट्टियां बदलता, फोन में तापमान दर्ज करता, दिन के तीनों खाने बदलता रहता। लेकिन जब भी वो मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश करती, मैं कोई बहाना बनाकर चला जाता। वो दिनों दिन बेहतर होती गई। चेहरे पर रंगत लौट आई। कभी कभी मैं उसे सोफे पर लेटे मुझे देखते हुए पकड़ लेता, कुछ कहने से हिचकिचाती हुई, लेकिन मैं रूखा सा होकर कहता, आराम करो, मैं कल आऊंगा। मैं जानता था वो पानी परख रही थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं वापस नहीं गिर सकता। क्या उसे पछतावा था? हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही बहुत कुर्बानियां दी थीं। मैं चंद लफ्जों या चंद माफियों से पिघल नहीं सकता था। चौथे दिन सुबह उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। मैं और भी जल्दी चला गया, उसे जगाया नहीं, कांजी किचन में छोड़ दी। अब भी उसकी पसंद की। कमल के बीज, लिली बल्ब और लीन पोर्क पेट को गर्म और दिमाग को शांत रखती है।
मैंने हमेशा की तरह पुर्जा छोड़ा। बुखार उतर गया, आराम करना, कुछ चाहिए तो कियान को बुला लेना। जीबी। मैंने पूरा नाम तक नहीं लिखा, लिखने से बहुत डर लग रहा था। जाने के बाद मैं सीधा स्टूडियो नहीं गया, बस कार में 10 मिनट बैठा रहा। मेरे फोन की स्क्रीन जली, एक सिस्टम नोटिफिकेशन, पिछले हफ्ते जो लोन एप्लीकेशन भेजा था वो फिर से रिजेक्ट हो गया। मैंने ईमेल खोला, बैंक की वजह बिल्कुल कॉर्पोरेट थी। अस्थिर प्रोजेक्ट, कैश फ्लो, कोलेटरल की कमी। मैंने कड़वी सी मुस्कान दी और आसमान की तरफ देखा। मुझे स्टूडियो की फाइनेंशियल स्थिति अंदर बाहर से पता थी, फिलहाल चल तो रहा है, लेकिन अगले महीने तक अगर कुछ बड़े पीस नहीं बिके तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कटौती शुरू करनी पड़ सकती है। क्या उसे पता था? मुझे नहीं पता, मैंने बताया नहीं और बताना चाहता भी नहीं। पहले भी मैं हमेशा अपनी परेशानियां छुपाता था, सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा बहुत व्यस्त रहती। मुझे लगता था सब कुछ अकेले झेलना होगा। मैं चाहता था कि उसे एक स्थिर, केयरिंग पति दिखे, जिसकी चिंता करने की जरूरत ना हो। लेकिन आखिर में वो मुझे अपना पति तक नहीं कहना चाहती थी। मुझे बहुत डर था कि अगर उसने तरस खाकर मदद की पेशकश की तो और भी ज्यादा दर्द होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या वो पहले ही भांप चुकी थी या चुपचाप पर्दे के पीछे कुछ कर रही थी। मुझे इसके बारे में बुरी आशंका थी। मैं उसके तौर तरीके बहुत अच्छी तरह जानता था। वो कभी कोई कदम उठाने से पहले मुझे खबर नहीं करती थी। वीकेंड पर लियूरुआन आखिरकार ज्यादातर ठीक हो चुकी थी। उसकी माँ जांग मुया ने फोन किया। उनका लहजा हमेशा की तरह आलोचनात्मक था। सुना तू बीमार थी, मैंने कहा था खुद को इतना मत घिस, अब नतीजा भुगत रही है। हाँ, मैं अब ठीक हूं, लियू रुआन ने शांति से जवाब दिया। क्या वो जी बोदा तेरी देखभाल करने भी आया? जांग मुया ने ताना मारा। बड़ा झूठा इंसान है, अगर सच में परवाह होती तो तुझे डाइवोर्स न देता। लियू रुआन ने अपना फोन कसकर पकड़ा। अचानक अंदर से बहुत तेज गुस्सा उठा। अपनी मां पर नहीं, बल्कि खुद पर, कि बीते कल में उसने चुपचाप अपनी मां की इस तरह की घटिया बातें सुनी। मां, उसने बीच में टोका, डाइवोर्स की वजह मैं हूं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। क्या? जी बोदा ने मुझे पेपर्स थमाए, लेकिन साइन मैंने किए। लियू रुआन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी थी, इतनी अंधी कि वो सब कुर्बानियां नहीं देख सकी जो उसने दी और नहीं समझ सकी कि उसकी क्या कीमत है। क्या बकवास कर रही है? जांग मुया ने आवाज ऊंची कर दी। उसकी क्या कीमत है? एक मर्द जिसके पास ढंग की नौकरी तक नहीं। वो बहुत टैलेंटेड है, लियू रुआन ने मजबूती से कहा। उसकी पॉटरी की इंडस्ट्री के एक्सपर्ट तारीफ करते हैं। उसका स्टूडियो भले नया है, लेकिन अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बढ़कर वो दयालु है, धैर्यवान है, वो सारी खूबियां जिनकी मुझ में पूरी तरह कमी है। तू पागल हो गई है? जांग मुया को पूरा यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया? नहीं मां। लियू रुआन की आवाज अजीब तरह से शांत थी। मैंने बस आखिरकार खुद को अच्छी तरह देख लिया। मैं जीबोदा से प्यार करती हूं और मैं उसे वापस जीतूंगी। ये कहने के बाद वो खुद भी चौंक गई। डाइवोर्स के बाद पहली बार उसने अपनी भावनाएं इतने साफ शब्दों में कही थीं। जांग मुया फोन पर बुरी तरह बिफर पड़ी। तू तो हद कर रही है मां। लियू रुआन ने चुपचाप काटा। ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला, प्लीज इसका सम्मान करें। उसने फोन रख दिया। लियू रुआन को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक प्रपोजल का ड्राफ्ट बनाने लगी कि जी बोदा के स्टूडियो तक हाई क्वालिटी क्लाइंट कैसे पहुंचाए जाएं, बिना उसके अहंकार को ठेस पहुंचाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सिक्योरिटी मॉनिटर पर कियान एक बड़ा पेपर बैग पकड़े खड़ी दिखी। लियू रुआन ने दरवाजा खोला। लड़की ने उसे एक चमकदार मुस्कान दी। मिस्टर जी ने कुछ केयर पैकेज छोड़ने को कहा था और उसने रहस्यमय ढंग से आंख मारी। वो आज रात 7 बजे ब्लू हार्बर काफे में एक क्लाइंट से मिल रहे हैं। अगर आप संयोग से वहां से गुजरें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लियू रुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? कियान की मुस्कान नरम पड़ गई। क्योंकि साफ दिख रहा है तुम दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हो, बस बहुत ज्यादा घमंडी हो इसे मानने के लिए। उसने बैग लियू रुआन की तरफ बढ़ाया। मिस्टर जी खुश रहने के हकदार हैं और सिर्फ आप ही उन्हें वो खुशी दे सकती हैं। बैग के अंदर ढेर सारे किराने के सामान और दवाइयों के साथ एक प्यारा सा मिट्टी का जार था, जिसमें शहद नींबू की बूंदें थीं। लियू रुआन की सबसे मनपसंद चीज खांसी के लिए। उसने अपनी नई डायरी खोली और एक ताजा पन्ने पर लिखा, 25 मई, मुझे उससे उसी तरह प्यार करना सीखना है जैसे उसने मुझसे किया, बिना दिखावे के, लेकिन हमेशा मौजूद। ब्लू हार्बर काफिए की फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के पार से मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। लियू रुआन, गहरे नीले रंग की ड्रेस में, क्लासी और बिल्कुल सधी हुई। मैंने उसके मोती के झुमके पहचान लिए। वो 30वें जन्मदिन का तोहफा था जो मैंने उसे दिया था। वो कोने की बूथ में बैठी थी, दरवाजे पर साफ नजर रखते हुए, लेकिन इतनी छुपकर कि नजर न खींचे। क्लासिक लियू रुआन, शांत और संयत, लेकिन हमेशा थोड़ी दबी नरमी लिए। मैं कुछ मिनट पहले ही वहां पहुंच गया था। अंदर आने से पहले थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। आज मैंने हल्के ग्रे रंग की बटन डाउन शर्ट और ब्लैक चिनोज पहनी थी। कल रात बाल भी कटवाए थे। कटवाते वक्त कुछ खास नहीं सोचा था, बस अचानक लगा कि थोड़ा शार्प दिखना चाहिए। मैं सीधे अपनी रिजर्व की हुई खिड़की वाली सीट पर चला गया। इधर उधर नहीं देखा, या यूं कहो कि देखने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं जाहिर ना हो जाए। मैं बमुश्किल बैठा ही था कि चेंज ही आ गया। वो डेसन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर है। हाल में मुझसे पार्टनरशिप को लेकर परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि लियू रुआन उसे जानती है या नहीं, लेकिन मैंने कभी जिक्र नहीं किया।
हाथ मिलाते वक्त उसने बेहद शालीन मुस्कान दी। बॉस भी ने सिफारिश की थी, मैंने आपका काम देखा। मैंने सिर हिलाकर विनम्र जवाब दिया। बॉस भी बहुत मेहरबान है। असल में मुझे पॉटरी की कोई खास समझ नहीं, चेंजी हंसा। लेकिन बॉस भी का कहना है कि आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट्स बेहद यूनिक हैं। इंटरनेशनल चैरिटी एग्जीबिशन में जगह मिलना पूरी तरह उन्हीं के कनेक्शन की बदौलत है। ये सब मैंने लियू रुआन को कभी नहीं बताया, इसलिए नहीं कि बताना नहीं चाहता था, बल्कि मौका ही नहीं मिला। फंडिंग की कोई दिक्कत तो नहीं? चेंजी ने आवाज धीमी की। सुना है आजकल थोड़ी तंगी चल रही है। मैंने हल्के से कॉफी कप पर उंगलियां थपथपाई। छोटे स्टूडियो के लिए सामान्य बात है, कैश फ्लो की दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन एक अनजान क्लाइंट ने अभी अभी एक बड़ा ऑन ऑर्डर डाला है। 50% एडवांस डिपॉजिट आ चुका है। कुछ सांस लेने की गुंजाइश तो मिली। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऑन ऑर्डर किसने दिया, लेकिन चैरिटी की जो शर्तें उन्होंने रखी, उससे लगता है कोई इंडस्ट्री इनसाइडर है जो लो प्रोफाइल रख रहा है। चेंज ही हंसा। कहीं कोई सीक्रेट एडमायरर तो नहीं जो सालों से तुम पर फिदा है? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल स्टैंडर्ड बिजनेस है। उन्होंने बेहद गोपनीयता की मांग की। मेरे अपने स्टूडियो स्टाफ को भी पता नहीं कि ये किसने दिया। तभी वेटर हमारी ड्रिंक्स ले आया, हमारी बातचीत को बीच में रोकते हुए। मैं अभी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि चेंजी ने पूछा, वैसे तुम्हारा और लियू रुआन का अब भी संपर्क है? मेरी उंगलियां अकड़ गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और तुरंत जवाब नहीं दिया, बस बेसाख्ता कोने की तरफ एक झलक देखी। वो अब भी वहीं थी। कभी कभी, मैंने जवाब दिया, बेहद छोटा रखते हुए। मैं जानता था चेंजी ये यूं ही नहीं पूछ रहा था, वो बड़ा कैजुअल दिख रहा था, लेकिन उसका हर शब्द सोची समझी परख था। बॉस बी को बहुत झटका लगा था जब सुना तुम दोनों अलग हो गए। उसने कॉफी की चुस्की ली, हल्की मुस्कान बिखेरते हुए। उसने बताया कि तुमने उस वक्त बर्लिन प्रोजेक्ट छोड़ने की पूरी वजह लियू रुआन से शादी करना थी। मैंने नीचे देखा और कुछ नहीं कहा। क्या उसे पता था? नहीं, और मैंने कभी उसे बताने का इरादा नहीं किया। चलो खेल नहीं खेलते। मेरा लहजा ठंडा पड़ गया। सॉरी, चेंजी ने हाथ हिलाए। बस सोचता हूं बड़े अफसोस की बात है, तुम अपनी क्लास के सबसे होनहार डिजाइनर थे। वो प्रोजेक्ट तुम्हारी 10 साल की मेहनत बचा सकता था। मैं चुप रहा। क्या वो अब भी वहीं थी? मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। 1 घंटे बाद लियू रुआन बायुन ताओ के ऑफिस में बैठी थी। पुराने प्रोजेक्ट की कुछ फाइलें उसके सामने बिखरी थीं। बायुन ताओ 50 की उम्र का शख्स था, कनपटी पर सफेद बाल, पैनी नजरें। जी बोदा। और मैंने 7 साल साथ काम किया। वो हमारा सबसे टैलेंटेड डिजाइनर था। बायुन ने एक फाइल टेबल के पार खिसकाई। ये बर्लिन प्रोजेक्ट की जानकारी है, दुनिया की टॉप आर्किटेक्चर फर्म के साथ जॉइंट डिजाइन, दशक में एक बार आने वाला मौका। लियू रुआन ने फाइल खोली। लिस्ट में जी बोदा का नाम सबसे ऊपर था, साथ में एक नोट, विनम्रता पूर्वक अस्वीकार। मई 2018, तुम दोनों की शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले वो मेरे पास आया और इस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। बायुन ताओ ने आह भरी। उसने कहा कि उसकी मंगेतर का करियर अभी उड़ान भर रहा है और उसके लिए बर्लिन जाना संभव नहीं है। लियू रुआन का गला जकड़ गया। ये ठीक वही वक्त था जब उसे वीपी प्रमोशन मिली थी। वो सच में नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसे जरा भी याद नहीं था कि जी बोदा ने कभी इस चॉइस का जिक्र किया हो। ये सब नहीं, बायुन ने कुछ और फाइलें निकाली। 2019 में शंघाई ब्रांच का डायरेक्टर पद, 2021 में एनवाईयू में विजिटिंग प्रोफेसर की जगह, इन सबको उसने ठुकरा दिया। हर एक फाइल एक हथौड़े की तरह लियू रुआन के सीने पर बरस रही थी। कांपती उंगलियों से उसने उन सब मौकों पर हाथ फेरा जिनका जी बोदा ने कभी जिक्र नहीं किया, और अचानक एहसास हुआ कि उनकी शादी में बलिदान और समझौता कभी बराबरी के नहीं थे। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? उसकी आवाज भर्राई हुई थी। बायुनताओ ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि पिछले महीने जी बोदा मुझसे पूछने आया कि क्या हम बर्लिन प्रोजेक्ट के लिए उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। उसने कहा कि अब उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। वो शब्द लियू रुआन के दिल में चाकू की तरह उतरे। मना करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका था। उसे अब उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। वो बेहतर मौकों का हकदार है। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मैं तुम्हारे रिश्ते पर फैसला सुनाने नहीं आया हूं। बायुन ने सिर हिलाया। लेकिन जी बोदा के दोस्त के तौर पर मैं बता सकता हूं कि वो खुश नहीं है। ये स्टूडियो बस हकीकत से भागने का उसका तरीका है, उसका असली जुनून नहीं। लियू रुआन को याद आया कि पॉटरी पर ध्यान देते वक्त जी बोदा की आंखों में जो चमक थी। मुझे लगता है वो सच में अब जो कर रहा है उससे प्यार करता है। प्यार करता है? बायुन ताओ ने कड़वी हंसी दी। जी बोदा बचपन से स्केचिंग कर रहा है। आर्किटेक्चर उसका उम्र भर का सपना है। पॉटरी तो कॉलेज में बस एक ऐच्छिक शौक था। ये जानकारी लियू रुआन को पूरी तरह हिला गई। उसने हमेशा सोचा था कि जी बोदा बस देर से जागा पॉटरी एंथुजियास्ट है। कभी अंदाजा नहीं लगाया कि ये तो उसके असली सपने को छोड़ने के बाद का विकल्प मात्र था। तो उसने पॉटरी ही क्यों चुनी? क्योंकि इसके घंटे इतने लचीले हैं कि तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से ढल सके। बायुन ताओ के शब्दों ने आखिरी चोट की। जी बोदा सबसे ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंसान है जिससे मैं मिला हूं। समस्या यह है कि जो लोग इतना त्याग करते हैं वो आखिरकार खुद को पूरी तरह जला देते हैं। बायुन ताओ के ऑफिस से निकलते हुए लियू रुआन सड़क पर खड़ी पूरी तरह भटकी हुई और हड्डी तक ठिठुरी हुई महसूस कर रही थी। उसे जी बोदा से अभी मिलना था। उसने सीधे फैंगजिंग पॉटरी के लिए कैब पकड़ी, लेकिन स्टूडियो के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। एक नोटिस चिपका था, आज बंद। जैसे ही वो मुड़ी, एक डिलीवरी वाले ने आवाज लगाई, अरे क्या आप मिस लियू हैं?
मिस्टर जी के लिए पैकेज है। लियू रुआन ने सहज ही ले लिया। डिलीवरी वाला जल्दी से चला गया। वो एक सेकंड झिझकी, फिर जी बोदा का नंबर मिलाया। हेलो। जी बोदा की आवाज काफी पृष्ठभूमि शोर के साथ आई। मैं हूं, तुम्हारे स्टूडियो के बाहर हूं, तुम्हारे लिए पैकेज आया है, लियू रुआन ने कहा। लियू रुआन? जी बोदा थोड़ा हैरान लगा। मैं ईस्ट सिटी बिल्डिंग मटेरियल मार्केट में हूं, पैकेज दरवाजे के पास छोड़ दो, पासकोड नहीं बदला है। नहीं, मैं लेकर आ रही हूं, लियू रुआन ने जोर दिया। असल में मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। ठीक है, मैं वीचैट पर एड्रेस भेजता हूँ। ईस्ट सिटी बिल्डिंग मटेरियल मार्केट मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेतरतीब था। ये ऐसी जगह है जहां जाने से मुझे सच में नफरत है, लेकिन इस बैच की कस्टम टाइल्स के लिए मुझे खुद क्वालिटी कंट्रोल करना था। सैंपल अभी अभी आए थे। मैं जमीन पर बैठा किनारों की ग्लेज जांच रहा था। छत से आती तिरछी धूप सीमेंट और धूल की गंध में घुलकर सिर को हल्का भारी कर रही थी। तभी मैंने वो जानी पहचानी आवाज सुनी, हल्की सी गूंजती हुई। जी बोदा। मैं मुड़ा तो उसे देखा। लियू रुआन हील्स पहने टाइल्स के ढेर के पास खड़ी, एक पैकेज थामे, धूप में थोड़ी पीली लग रही थी। शुक्रिया, तुम्हें इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी आवाज स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मुझे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में कोई अनजाना जज्बात हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, आखिरकार वो बोली। उसकी आवाज मुझे याद से थोड़ी कमजोर लगी। मैं अभी अभी बायोन ताओ से मिलकर आई हूं। मेरी धड़कन एक सेकंड को रुकी। मैंने सैंपल नीचे रखा, दुकान के मुनीम से कुछ शब्द कहे और उसे मार्केट के पिछले हिस्से के रेस्ट एरिया में ले गया। उसने क्या कहा? मैंने पूछा, कूल दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरी उंगलियां बेसाख्ता मेज पर थपथपा रही थीं। वो बैठी, नजरें मिलाए बिना, जैसे कोई याद किया हुआ पाठ सुना रही हो। बर्लिन प्रोजेक्ट, शंघाई ब्रांच की पोस्ट, एनवाईयू विजिटिंग प्रोफेसर की जगह। मैंने संक्षेप में आंखें बंद की, मेरे कंधे हल्के से तन गए। उसे पता चल गया। मैंने धीमी हंसी छोड़ी। तो क्या हुआ जो जान गई? क्या तुम अपनी नई वीपी की कुर्सी छोड़कर मेरे साथ बर्लिन चली जाती? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नहीं। मैंने सिर हिलाया, हैरान नहीं था। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखने की मुझे आदत नहीं थी। कम से कम मुझे जानने का हक था कि तुम इस रिश्ते के लिए क्या छोड़ रहे थे। मैंने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंख मिलाना नहीं चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने धीरे से कहा। वो मेरा अपना फैसला था। फर्क पड़ता है। वो लगभग आंसू रोक रही थी। मुझे लगता था कि तुम बस कोई भी काम करके खुश हो, तुम में महत्वाकांक्षा की कमी है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुमने हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी। मेरे अंदर की वो डोर जो मुझे थामे हुए थी, उसके ये कहने पर आखिरकार टूट गई। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो सब उगल दिया जो अंदर दबा रखा था। और अब जब ये सब जान गई हो तो दोषी महसूस कर रही हो और भरपाई करना चाहती हो, ठीक वैसे ही जैसे वो अनाम क्लाइंट बनकर। उसकी आंखें फैल गईं, इतनी चौंकी कि लगभग खड़ी हो गई। तुम्हें पता था? चेंजी ने बताया। मैंने ठंडी हंसी दी। उसने कहा कि वो थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट तुम्हारी कंपनी का पुराना पार्टनर है। तुमने सच में सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? लियू रुआन, मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं और बिल्कुल तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। ये खैरात नहीं है। वो घबरा गई। उसकी भावनाएं आखिरकार बेकाबू हो गईं। मैंने तुम्हारे स्टूडियो के फाइनेंशियल देखे। मैं बस मदद करना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने हमारी शादी के 5 साल किए। हमेशा सोचती हो कि तुम जानती हो कि सबको क्या चाहिए। मैंने उसे काटा। तुमने तय किया हम कहाँ रहेंगे, छुट्टियां कहाँ बिताएंगे, यहां तक कि तुम्हारे माँ बाप से मिलने कौन सा सूट पहनूं। तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं सच में इससे सहमत हूं या नहीं। और अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है और तुम अब भी वही कर रही हो। वो स्तब्ध रह गई, मानो उसने कभी सोचा न था कि मेरी नजर में उसका सारा ख्याल और योजना बस नियंत्रण का एक और रूप थी। तभी मैंने उसके चेहरे का रंग उड़ते देखा। वो सचमुच लड़खड़ाकर पीछे हटी और झुक गई। क्या हुआ? मैं कुर्सी से उछल पड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूं, बस पुरानी तकलीफ है। उसने दांत भींचकर खुद को सीधा किया। उसकी उंगलियां कसकर पकड़ने से सफेद पड़ गई थीं। लेकिन एक सेकंड बाद दर्द की एक और लहर उठी। वो लगभग पूरी तरह ढह गई। बहादुर बनना बंद करो। मेरे मुंह से ये शब्द बेसाख्ता निकल गए। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मेरी कार यहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। मैं सच में ठीक हूं, बस कुछ दवा चाहिए। चुप। मैंने उसे गोद में उठा लिया। वो इतनी हल्की और दुबली थी कि दिल को चोट लगी। तुम तो भूत जैसी लग रही हो। मैं शांत नहीं रह सका। भले ही ये शादी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, भले ही हमारा रिश्ता बहुत पहले टूट चुका था, लेकिन जिस पल वो मुसीबत में थी, मैं फिर भी पूरी तरह बिखर गया और घबरा गया। वो अब भी वही एक इंसान थी जिसे मैं नहीं छोड़ पाया था। मेरी कार से हमेशा चंदन की खुशबू आती है। लियू रुआन ने एक बार कहा था कि ये उसे पसंद है, तो मैंने आदत बना ली। अलग होने के बाद भी नहीं बदली। वो पैसेंजर सीट पर सिमटी बैठी थी। अब भी बहुत बुरी लग रही थी। दर्द थोड़ा कम हुआ लगता था, लेकिन माथे पर ठंडा पसीना बता रहा था कि वो अब भी लड़ रही है। मैं बार बार उस पर नजर डालता, एक्सीलेटर पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए। शायद बस मेरा पेट का अल्सर फिर से उभर आया है, उसने कमजोर आवाज में कहा। पिछले कुछ दिनों से काम का बहुत दबाव था। मैंने खीसस निकाली। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। पिछली बार M&A डील थी, उससे पहले तिमाही रिपोर्ट्स।
लियो रुआन, तुम्हारा शरीर स्टील का नहीं बना। उसने बहस नहीं की, शायद सच में ऊर्जा नहीं बची थी। जब मैंने स्टूडियो के बाहर कार पार्क की तो वो साफ उलझन में थी। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे? पहले कुछ दवा देता हूं, देखते हैं कैसा लगता है। मैं उसकी सीट बेल्ट खोलने बाहर निकला। अगर आराम ना आया तो चलेंगे। मेरे पास तुम्हारी रोज की दवाइयां हैं और मैंने कांजी बनाई है। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, आधा सहारा। आधा उठाकर मैं उसे ब्रेक रूम में ले गया। ये एक सिंपल सी जगह है। एक सोफा बेड, एक मिनी फ्रिज और एक बुनियादी किचन मैंने खुद बनाया था। वो पहले भी यहाँ पर आई थी, लेकिन तब कभी इधर झांकने की जहमत नहीं की। मैं पानी उबालने, दवा निकालने और कांजी गर्म करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बीमार होने पर किया करता था। और मैं उसकी देखभाल करता था। बस तब वो खाना खाते हुए पावर पॉइंट स्लाइड्स एडिट कर रही होती, क्लाइंट कॉल अटेंड कर रही होती। अब वो आखिरकार चुप थी, तकिए के सहारे झुकी, मुझे काम करते देख रही थी। कुछ आराम मिला? मैं कांजी लेकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने सिर हिलाया और कटोरा ले लिया। याम और पोर्क रिब कांजी उसे बहुत पसंद थी, खासकर जब पेट खराब होता था। जी बोदा, उसने धीरे से मुझे पुकारा। उन मौकों के बारे में मुझे बहुत अफसोस है। छोड़ो, मैंने बीच में काटा। जैसा मैंने कहा, वो मेरा अपना फैसला था। लेकिन तुम खुश नहीं थे, उसने कहा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, खिड़की के बाहर रोशनी और परछाइयों को देखता रहा। ये खुश होने की बात नहीं है। शादी में समझौता करना पड़ता है। बस मैंने तुमसे कहीं ज्यादा समझौता किया और आखिरकार मैं जल गया। उसने हल्के से कटोरा नीचे रखा। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। पिछले कुछ महीनों से मैं तुम्हारी डायरी पढ़ रही थी, वो स्केच देख रही थी जो तुम छोड़ गए। उसने कहा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी तुम्हें सच में जाना ही नहीं। मैंने एक छोटी कड़वी मुस्कान दी। तो अब जब जान गई हो तो मैं क्या हूं? सेल्फ सैक्रिफाइस का भूत सवार कोई बेवकूफ? नहीं। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें पहले ही लाल थीं। कोई जिसने मुझसे उतना प्यार किया जितना मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने सहज ही हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसके आंसू आखिरकार छलक पड़े। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। उसकी आवाज बिखरते शीशे जैसी थी। मुझे लगता था करियर की कामयाबी ही सब कुछ है। मुझे लगता था तुम्हारा पीछे रह जाना बस मिल गया। जब तक मैंने तुम्हें खोया नहीं, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी अंधी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। ये भारी जज्बात मेरे सीने में उठ गिर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से मैं चोरी चोरी तुम्हारे स्टूडियो का सोशल मीडिया चेक कर रही थी। तुम्हारे बनाए पीस देख रही थी। तुम्हें पॉटरी व्हील पर एकाग्र देख रही थी। आंसू उसकी ठुड्डी तक आ गए। ये तुम्हारा वो चेहरा है जो मैंने कभी नहीं देखा। जिस तुमसे मैंने प्यार किया वो शायद बस मेरे दिमाग में ही था। असल इंसान नहीं जो मेरे सामने बैठा है। लियुरवान, मुझे पूरा करने दो, वो सिसकी। आज मैं आखिरकार समझ गई कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अब मेरे लिए खुद को कुर्बान करो। जी बोदा, मुझे असली तुम चाहिए। तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिद, तुम्हारे उतार चढ़ाव। अगर तुम मुझे एक और मौका दो। मैं बहुत देर तक खामोश रहा। कमरा जरूरत से ज्यादा शांत था। बाहर मार्केट की घोषणाएं हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं, किसी अनजानी पृष्ठभूमि की तरह। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों के सामने 5 साल पहले की वो तस्वीर घूम गई। वो ग्रे कोट में हमारी शादी की रिहर्सल में मुड़कर मुझे जो मुस्कान दी थी, और 2 साल पहले जब वो कॉन्फ्रेंस रूम के सोफे पर पीछे झुककर भौं सिकोड़ते हुए बोली थी, बर्लिन प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार करो, प्रैक्टिकल बनो। मुझे इतना निराश देखकर मैं सच में उसे गले लगाना चाहता था। सच में बहुत चाहता था। आज भी, मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। लेकिन मैंने बस चुपचाप कहा। यही तो समस्या है। वो ठिठक गई। मैंने कहा, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं लियुरवान, लेकिन सिर्फ प्यार इसे दोबारा कामयाब बनाने के लिए काफी नहीं। उसकी आंखें फैल गईं और आंसू पूरी तरह बह निकले। मैं खड़ा हुआ, मुड़ा, किचन में जाकर खाली कटोरा सिंक में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे आई या नहीं। बस इतना पता था कि जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो सच में अपना वर्क फोन दराज में बंद कर देगी। ये पहला वर्क फोन था जो मैंने उसे दिया था। वो जाना पहचाना काला कवर अब उसके अपने हाथों से एक क्लिक के साथ बंद हो गया, मानो उसने बीते कल की उस लियुरवान को भी बंद कर दिया हो, जिसका पहला नियम हर चीज में कार्यकुशलता था। तुम सच में वर्क फोन नहीं ले जा रही? मैं पूछे बिना रह न सका। मेरी भौहें हैरानी से लगभग बालों तक चढ़ गईं। उसने अपने कान के पीछे बाल का एक लट खिसकाया। उसके होंठ बड़ी औपचारिक मुस्कान में मुड़ गए। डेटिंग नियम नंबर 1, बांटा हुआ ध्यान। वो सिर्फ अपना पर्सनल फोन लेकर आई थी, और वो भी साइलेंट पर। हमने शून्य से शुरुआत करने का फैसला किया था, बिल्कुल एक सामान्य कपल की तरह। एक दूसरे को दोबारा जानने की कोशिश, अपनी पुरानी भूमिकाएं और बोझ पीछे छोड़कर। दोबारा शादी नहीं, बल्कि सच में पहली बार मिलना। आज हमारी पहली ऑफिशियल डेट थी। पिछले 2 हफ्ते हम बस कभी कभी मिले, मौसम या एग्जीबिशन की बातें की, जैसे दो अजनबी परिचित हों जिन्होंने अभी अभी वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ा हो। हम में से किसी ने बर्लिन, अनाम क्लाइंट या उस शादी का जिक्र नहीं किया जिसे हम बचा नहीं पाए। उसने रेस्टोरेंट बुक किया था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर एक सुझाव दिया। दरअसल नए इंडी थिएटर में एंजेलोपोलोस का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा है। मैं रुका, और फिर भी जोड़ने की जरूरत महसूस हुई। अगर तुम्हारा मन हो तो। उसने बिना हिचक सिर हिला दिया।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस पल मैंने बहुत दिनों बाद एक सच्ची राहत महसूस की। वो अब सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे जगह दे रही थी और खुद को एक मौका दे रही थी। फिल्म लंबी थी, इटर्निटी एंड अ डे। मैं पूरी तरह डूब गया। वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। बहुत समय बाद पहली बार कला से सच में प्रभावित हुआ। सिर्फ एग्जीबिशन ऑर्डर या रोजी रोटी के लिए नहीं। मुझे पता था वो चोरी से मुझ पर नजरें डाल रही थी, लेकिन मैंने वापस नहीं देखा। हमारे बीच का ध्यान आखिरकार एक तरफा नहीं था। फिल्म के बाद हम पास के एक शांत काफे में गए। मैंने अपने कॉलेज के दिनों की बातें की। फिल्म थ्योरी में माइनर, फ्रेमिंग, लाइटिंग, लय की बातें। बताया कि निर्देशक ने संवाद की जगह खामोशी का इस्तेमाल कैसे किया। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। तुम इतने बड़े फिल्मी कीड़े कब से हो? उसने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं कहना चाहता था तुमसे मिलने से पहले से, और फिर मैंने अपना सारा वक्त तुम्हें दे दिया। लेकिन मैंने उसे दोष नहीं दिया और न ही चाहता था कि वो खुद को दोष दे। उसने पूछा, अगर तुम वक्त में पीछे जा सकते तो कुछ बदलते? मैंने कहा, नहीं, उन बुरे फैसलों के बिना हम इस वक्त यहाँ नहीं बैठे होते। उसकी आंखें भर आईं और मैंने बस हल्के से उसका हाथ थाम लिया। रात 3 बजे मेरी नींद फोन की घंटी से खुली। कॉलर आईडी लियू रुआन। ये उसके जैसा नहीं था। भले ही हम फिर से बात कर रहे थे, लेकिन हम रात 3 बजे फोन करने के स्टेज पर बिल्कुल नहीं थे। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ बस बेतहाशा सांसों की आवाज थी और एक रुआंसा शब्द, हॉस्पिटल। मैं तुरंत जागकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ? मेरे पापा, हार्ट अटैक। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, जैसे शब्द निकालने के लिए भी संघर्ष कर रही हो। कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रहा हूं। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फौरन जीन्स और टी शर्ट पहनी। दरवाजे की तरफ भागते हुए बायुनताओ को फोन मिलाया। उसका ब्रदर इन लॉ रनही हॉस्पिटल का वीपी है। मुझे नहीं पता था कि वो सर्जरी शेड्यूल के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं, लेकिन कम से कम कुछ जानकारी तो दिला सकता था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सुबह के सिर्फ 3:25 बजे थे। एयरलाइट अंधा कर देने वाली थी, लेकिन गलियारे सिहरन भरी खामोशी में डूबे थे। बायोनताओ ने जवाबी मैसेज किया। पुष्टि हुई कि प्रोफेसर शेन लीड सर्जन है और नर्सिंग टीम भी तैयार है। जब वो पहुंची तो लगभग गिरते गिरते हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर घुसी। मैंने बढ़कर उसका बैग पकड़ा और उसे सहारा दिया। सर्जरी अभी शुरू हुई है, मैंने कहा। प्रोफेसर शेन लीड कर रहे हैं, वो टॉप एक्सपर्ट हैं। तुम्हारी माँ 5वीं मंजिल पर ओआर के बाहर है। उसने थोड़ा संघर्ष किया, पूरी तरह उलझी हुई लग रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, अपना लहजा जितना हो सका स्थिर रखते हुए। रास्ते में बॉस बायुन को फोन किया था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मेरी आस्तीन को सहारे की तरह जकड़े हुए। मैं बता सकता था कि वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी हद पर पहुंच चुकी थी। 5वीं मंजिल के ओआर के बाहर बेंच पर जांग मुया बैठी थीं। उनका मेकअप पूरी तरह बर्बाद, आंखें डरावनी तरह से लाल। हमें देखकर बोलीं, डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज गंभीर है, स्टेंट डालना होगा। मैंने जितना शांति से हो सका कहा, प्रोफेसर शेन बहुत अनुभवी हैं, सफलता दर बहुत ऊंची है और मैंने पोस्ट ऑप केयर टीम भी तैयार कर दी है, चिंता मत कीजिए। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार मैंने उसकी आंखों में स्वीकृति देखी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बस अचानक महसूस हुआ कि आज रात मैंने आखिरकार कुछ ऐसा किया जिस पर गर्व हो सकता है। अगले 6 घंटे एक धीमी फिल्म की तरह बीते। लियू रुआन मेरे बगल में बैठी थी। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बाहर जाकर कॉफी और सैंडविच ले आया। उसे दीवार से झुकी आंखें बंद किए देखा, जैसे सोने का नाटक कर रही हो, लेकिन साफ था कि सो नहीं पा रही थी। मैंने कॉफी बढ़ाई, उसने नहीं ली, बस मेरी तरफ देखा। तुम्हारा फोन लगभग मर चुका है, मैंने कहा। मैं चार्जर ढूंढ कर लाता हूं। उसने सिर हिला दिया। इस बार मना नहीं किया। वो हमेशा इतनी स्वतंत्र रही है, इतनी कि टूटते हुए भी मजबूत दिखने का नाटक करती थी। उसे पता नहीं था कि मैं कितनी साफ देख लेता था। सुबह 8:30 बजे ओवर की लाइट आखिरकार बुझी। प्रोफेसर शेन ने मास्क उतारा, बाहर आए और शांति से घोषणा की, सर्जरी सफल रही। मेरे पास राहत की सांस छोड़ने का वक्त भी नहीं था कि लियू रुआन का शरीर जवाब दे गया। मैंने उसे पकड़ लिया, उसने अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया। मैं महसूस कर सकता था कि रात भर दबाए सब जज्बात आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता पा गए। प्रोफेसर ने पोस्ट ऑप निर्देश दिए, कहा आज विजिटर्स नहीं, कल आना। मैंने लियू रुआन को देखा, फिर उसकी माँ को। मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कीजिए, कपड़े बदलिए, कुछ खाइए, फिर वापस आते हैं, वरना आप दोनों भी ढह जाएंगे। मैंने जांग मुया से कहा। वो 1 सेकंड को ठिठकी, बहस नहीं की, बस सिर हिला दिया। नीचे उतारते वक्त वो कुछ नहीं बोली। मुझे उम्मीद थी कि वो पहले की तरह मुझसे झगड़ेंगी, कहेंगी कि अपने काम से मतलब रखो, या पूछेंगी कि इस पूरे वक्त कहाँ था। लेकिन कार से उतरने से ठीक पहले उन्होंने बस चुपचाप कहा, शुक्रिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की धूप में हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर मैं बस एक बात जानता था, मैं लियू रुआन को सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। भले ही अब हम एक दूसरे का सहारा ना हो, लेकिन जब भी उसे मेरी जरूरत हो मैं वहां होना चाहता हूं। न कोई नाम, न कोई सफाई, बस उसके लिए। सुबह 6 बज रहे हैं। मैं हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बेंच के पास खड़ा हूं, हाथ में ताज़ा टेस्ट रिपोर्ट्स का ढेर लिए। डॉक्टर अभी अभी राउंड लगाकर गया था। कह गया कि रिकवरी अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने फिर भी आदतन हर चीज खुद दोबारा जांची। लियू रुआन,
मेरे कुछ मिनट बाद आई। उसके हाथ में नाश्ते का बैग और उसके पिता के लिए कपड़े थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। साफ था कि पिछले कुछ दिन ढंग से सोई नहीं थी। लेकिन जब उसने मुझे दरवाजे पर देखा तो भौं भौं सिकोड़ कर पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों आ गए? नींद नहीं आई। मैंने रिपोर्ट्स उसे पकड़ा दी। पोस्ट ऑफ वाइटल्स स्थिर हैं, सूजन कम हो रही है। प्रोफेसर शेन ने कहा कि वो उम्मीद से जल्दी रिकवर कर रहे हैं। उसने पढ़ते हुए सिर हिलाया, फिर अगले पन्ने पर अचानक रुक गई। सैंक्शन फाउंडेशन, क्या ये पापा के पुराने रिसर्च प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर नहीं है? मेरा सीना जरा कसा, लेकिन मैंने बस सिर हिलाकर सामान्य भाव से कहा, शायद। उसने मुझे शक भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। मैं मुड़ा और हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला। उसके पिता जाग रहे थे, हेडबोर्ड के सहारे झुके। अब भी काफी पीले लग रहे थे, लेकिन आवाज कल से बहुत मजबूत थी। शियाओ जी, तुम आ गए। तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं अंकल। मैंने पास जाकर बिस्तर ठीक किया, ट्रे टेबल सेट किया। वो मुस्कुराए और सिर हिलाया। तुम हमेशा हर काम इतनी बारीकी से करते हो। मैंने जवाब नहीं दिया। सच तो यह है कि मेरे जैसा इंसान शायद बस बारीकी से काम करना जानता है। पिछले कुछ दिन मैं लगभग हॉस्पिटल में ही रह रहा हूं। जब जब लियो रुआन काम में व्यस्त रही, मैं डॉक्टरों से तालमेल करता रहा, नर्सिंग केयर तलाशता रहा, यहां तक कि उसके पिता की पसंदीदा किताब भी किसी से मंगवा दी। शाम को जब वो ड्यूटी संभालने आती, मैं बस चुपचाप खिसक जाता और सुबह वापस आ जाता। हमने बमुश्किल कोई तालमेल किया, लेकिन हमारी सिंक शादी के कभी भी ज्यादा बेहतर थी। चौथे दिन दोपहर उसने कहा कि उसे घर जाकर नहाना है। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। शाम तक रुकने का प्लान बनाया, लेकिन उसे गए अभी 20 मिनट ही हुए थे कि मेरा फोन बजा। कहाँ हो? मैं 1 सेकंड ठिठका, जवाब दिया, हॉस्पिटल में। अभी अभी अंकल का खाना ऑर्डर किया। क्या हुआ? उसने दोबारा जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बदला है। उस शाम उसका जवाब आया, पापा को पुरानी गली का अखरोट केक खाने का मन है, ला सकते हो? और कुछ लाने की जरूरत नहीं, हर चीज के लिए शुक्रिया। मैंने बहुत देर तक उस मैसेज को घूरा। मुझे नहीं पता था कि उसे कुछ पता चला या नहीं, लेकिन मैं जानता था कि उसका शुक्रिया कहना बहुत बड़ी बात थी। मैंने ये सब एक शुक्रिया पाने के लिए नहीं किया, और न ही मैंने कभी उसे बताने का सोचा। लेकिन उस पल मुझे अचानक थोड़ी खुशी हुई। खुशी कि उसने आखिरकार देख लिया, भले ही बस एक पल के लिए। जिस दिन लियू रुआन के पिता डिस्चार्ज हुए, मैं हॉस्पिटल जल्दी पहुंच गया, उन्हें घर छोड़ने को तैयार। लियू रुआन जैसे ही कमरे में आई, मैं समझ गया कि उसके साथ कुछ अलग था, और सचमुच ऑफिस वापस जाने के कुछ देर बाद ही उसने मुझे फोन किया और मिलना चाहा। आधे घंटे बाद हम उसकी कंपनी के पास पार्क में मिले। जून की धूप प्लेन ट्रीज से छनकर चित्तीदार और चमकीली हो रही थी। मैं बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो आई, मुझे पता चल गया कि उसे कोई बहुत बड़ा फैसला सुनाना है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसने बताया कि कंपनी ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना मुश्किल है। एशिया पैसिफिक रीजनल प्रेसिडेंट, 3 साल के लिए सिंगापुर बेस्ड। मैं चुप रहा, अपने सामने फव्वारे को उबलते देखता रहा। सच कहूं तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई, ये उसका सबसे बड़ा सपना था। मैं जानता हूं, बधाई। मैंने अपना लहजा शांत रखने की पूरी कोशिश की। यह बेहद दुर्लभ मौका है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही हो, रुकने के लिए कहने का। लेकिन मैंने नहीं कहा, मैं अब 5 साल पहले वाला जीबोदा नहीं हूं जो अपनी भावनाएं सेल्फ सैक्रिफाइस के पीछे छुपाता था। अगर मैंने ये ले लिया, उसने आखिरकार कहा, तो कम से कम 3 साल लॉन्ग डिस्टेंस होगा। मैंने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन ये मना करने की वजह नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी बात ने उसे पूरी तरह अवाक कर दिया हो। बहुत देर बाद वो बोली, तुम कह रहे हो कि तुम मेरा इंतजार करोगे? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं कह रहा हूं कि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो का विस्तार नहीं हो सकता। साउथ ईस्ट एशिया का आर्ट मार्केट पिछले कुछ सालों से उड़ान भर रहा है। मैं उधर उड़कर आ सकता हूं या वहां ब्रांच खोल सकता हूं। बात यह है कि इस बार हमें या तो ये या वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी गर्माहट थी जिसमें बेचैनी नहीं थी। मुझे सोचना होगा। मैंने सिर हिलाया, उसके कंधे से एक गिरा पत्ता हटाया। तुम जो भी चुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इस बार प्लीज फैसला अपने लिए करना, मेरे लिए नहीं और किसी और के लिए नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल मैंने उसकी आंखों में वो बहुत दिनों से खोई हुई नरमी फिर से देखी। उस दोपहर हम अपने अपने रास्ते चले गए। किसी ने अगले कदम पर जोर नहीं डाला। अगली रात मैं स्टूडियो में भट्टी में आग लगा रहा था। मेरा फोन बजा। अभी मिल सकते हैं बात करने? वो थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, स्टूडियो में इंतजार करूंगा। जब वो पहुंची, बाहर घुप अंधेरा था। दरवाजे की लाइट उस पर पड़ रही थी, जिससे वो बिल्कुल फिल्मी शॉट की तरह नरम लग रही थी। परफेक्ट टाइमिंग। मैंने हाथ के औजार नीचे रखे। अभी अभी भट्टी से नया बैच निकाला है। वो पास आई और नीचे रखी मिट्टी की मगों की कतार देखी। हर एक पर राशि चक्र की थीम थी। उसकी नजर गहरे नीले वाले पर अटक गई, जिसकी ग्लेज सुनहरी छोटे तारों की फुहार से सजी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने हनीमून पर मालदीव में रात का आसमान देखा था। उसी पल उसने धीरे से पूछा, कस्टम क्लाइंट ऑन ऑर्डर? उसने और कुछ नहीं कहा, बस अचानक अपने बैग से 2 नोटबुक निकाली। एक मेरी जानी पहचानी शादी की डायरी थी, और दूसरी उसने हल्के से मेरी तरफ खिसकाते हुए कहा, यह मेरी उसे वापस पाने की डायरी है।
मैं एक पल को स्तब्ध रह गया और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि इस पूरे वक्त वो बस चुप या पीछे नहीं हट रही थी, बल्कि मेरे करीब आने का बिल्कुल अलग रास्ता चुन रही थी। अपने तरीके से मुझे समझने की कोशिश कर रही थी। उसने नोटबुक खोली और मुझे लफ्ज लफ्ज पढ़कर सुनाया। ये वो सच्चाई थी जो मैंने कभी उसके मुंह से सुनी नहीं थी। 18 मई, आज पहली बार जी बोदा के स्टूडियो गई। उसे पॉटरी पर इतनी बेतहाशा एकाग्र देखकर अचानक एहसास हुआ कि शायद मैंने अपने ही पति को कभी जाना ही नहीं। 2 जून, जब पापा बीमार पड़े, जी बोदा सब छोड़कर दौड़ा आया, तो ये एहसास हुआ कि सच में सुरक्षित महसूस कराना क्या होता है। ये आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि कोई तुम्हें तब थाम ले जब तुम सबसे कमजोर हो। मैंने उसकी आवाज कांपते सुनी। हर पन्ना जैसे उसके कवच की एक और परत उतार रहा था। बीते कल के वो सब लम्हे जो मुझे लगा उसने नजरअंदाज कर दिए, उसने सब याद रखे थे। बस हम दोनों अपनी बात कहने में बहुत खराब थे। जब वो खत्म हुई, उसने मेरी डायरी मेरी तरफ सरका दी। मैंने गहरी सांस ली और बेतरतीब एक पन्ना खोला। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। 3 सितंबर 2019, रुआन 48 घंटे काम करके घर आई, इतनी थकी कि सोफे पर ही सो गई। मैंने उसके जूते उतारे, कंबल ओढ़ाया, देखा कि नई हील्स से उसके टखनों पर छाले पड़ गए थे। वो कभी शिकायत नहीं करती, कभी कमजोरी नहीं दिखाती, जो ईमानदारी से मेरा दिल और भी दुखाता है। काश किसी दिन वो बस रिलैक्स होकर मेरे कंधे पर झुक सके, बजाय हमेशा अकेले सब झेलने के। मैं पढ़ता गया, अपने बगल में उसकी सिसकियां सुनता रहा, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसे जानने का हक था कि वो इंसान जिसे उसने हमेशा बेपरवाह, साधारण में खुश समझा, असल में कितनी रातें अपने मन में उस पर चीखता रहा। क्या तुम थकी नहीं हो? मैं चाहता हूं बस एक बार तुम मुझ पर भरोसा करो। हम बस वहीं बैठे पन्ने पलटते रहे, एक के बाद एक पैराग्राफ पढ़ते रहे। बीते 5 सालों को ऐसे देखते रहे जैसे आखिरकार हम मिलकर एक बड़ी गुत्थी सुलझा रहे हों। जब मैंने नोटबुक बंद की और कुछ कहने वाला था, उसने मुझसे पहले कह दिया, मैंने सिंगापुर वाला प्रमोशन ठुकराने का फैसला कर लिया है। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। मैं बहस करने वाला था, लेकिन उसने हल्के से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और पूरे यकीन से मुझे देखा। उसने बताया कि यह बलिदान नहीं है, ये उसका अपने लिए चुना फैसला है। उसने कहा कि उसने हेडहंटर से संपर्क कर नई नौकरी के मौके ढूंढने शुरू कर दिए हैं और मेरे स्टूडियो में पार्टनर बनना चाहती है, ताकि हम दोनों वो करें जो पसंद है, साथ में, बिना एक दूसरे के लिए समझौता किए। ये सब सुनते हुए मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस चलकर अपने वर्क बेंच के पास गया और वो बिजनेस प्रपोजल निकाला जिसे मैं कई दिनों से तैयार कर रहा था। हाँ, मैं पहले से इसके लिए तैयार था। जैसे ही उसने फाइल खोली, मैंने उसकी आंखें भर आते देखी। फैंगजिंग पॉटरी साउथ ईस्ट एशिया विस्तार योजना। उसने नजर उठाई, उसके होंठ कांप रहे थे। ये तुमने कब तैयार किया? पिछले कुछ दिनों में, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं अब तुमसे बलिदान से नहीं, बल्कि साथ मिलकर निर्माण करके प्यार करना चाहता हूं। भविष्य का सामना उस चीज से करना जो हम साथ बनाएं। उसने लगभग झपट कर मुझे गले लगा लिया। आंसुओं से मेरी शर्ट भिगो दी। मैंने पीछे नहीं हटाया। उसने कहा कि उसके पास और भी बेहतर आइडिया है, 2 साल सिंगापुर में और फिर हम साथ बर्लिन जाएंगे। तुम अपने आप को बर्लिन प्रोजेक्ट देना बाकी है और मैं रिमोटली काम कर सकती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा दिल अचानक पूरी तरह पिघल गया। सिर हिलाया और उस पल मुझे पता चल गया कि वो सच में बदल रही थी और सच में प्यार कर रही थी। फिर उसने एक छोटा डिब्बा निकाला, प्लैटिनम की नकली अंगूठियों का जोड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी शादी के थे। उसने धीरे से कहा, ये दोबारा शादी की अंगूठियां के नहीं है, ये दोबारा शुरुआत का वादा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक घुटने पर बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे तब, लेकिन तब से बिल्कुल अलग। लियुरुआन, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अतीत में लौटने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में शुरुआत करने के लिए जो हमें हमेशा होना चाहिए था। वो मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे, बिल्कुल उस साल मालदीव के रात के आसमान के तारों की तरह। उसने सिर हिला दिया। खोए हुए रेस्टोरेंट में वो ठीक वक्त पर पहुंची, मुझसे 5 मिनट पहले। मैं खिड़की के पास बैठा था, पीछे जाना पहचाना नदी का नजारा, हाथ में मेन्यू, लेकिन एक शब्द नहीं पढ़ रहा था। ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन वो पूरे 2 घंटे लेट हुई थी। मैं यहीं बैठा ठंडे खाने से भरी मेज को घूरता रहा और आखिर में बस उसकी असिस्टेंट का एक मैसेज मिला। उस रात मैं आखिरी कागज लेकर चला गया। हमारी शादी खत्म हुई, लेकिन आज उसने हल्के रंग की ड्रेस पहनी थी, उसके कदम स्थिर, आंखें चमकीली। जैसे ही वो अंदर आई, मैं खड़ा हुआ और उसकी कुर्सी खींची। एनिवर्सरी मुबारक हो, मैंने खुद को कहते सुना। मेरी आवाज बेसाख्ता नरम पड़ गई। वो मुस्कुराई, बैठते हुए मेरी नजर पकड़ी, और उस पल मुझे पता चल गया कि हमने आखिरकार अपना अतीत पीछे छोड़ दिया है। डिनर शुरू से आखिर तक बिल्कुल सहज और स्वाभाविक रहा। हमने स्टूडियो के नए ऑनरों और उस कंपनी की बात की जिसमें वो जल्द ही शामिल होने वाली थी। उसने कहा कि शायद एक कुत्ता गोद ले। पूछा कि मुझे शीशी पसंद है या बॉर्डर कॉली। मैंने बस कह दिया कि जो उसे पसंद मुझे वही पसंद, और बदले में एक आंख की झिड़की मिली। हम बिल्कुल दो सामान्य लोगों की तरह थे जिन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की हो, एक दूसरे को फिर से जानते हुए, एक दूसरे की आदत डालते हुए। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई थकाऊ दिमागी खेल नहीं। जब मिठाई आई तो मैंने वो डिब्बा निकाला जो मैं अपनी जेब में छुपाए हुए था। उसकी आंखें सहज ही फैल गईं। साफ गलत समझ बैठी कि ये क्या है। मैं मुस्कुराया और उसे थमा दिया। अभी मत घबराओ, पहले अंदर देखो। जब उसने खोला और अंगूठे के आकार का मिट्टी का कप देखा तो वो दंग रह गई। इसे उल्टा करो, मैंने याद दिलाया।
उसने एहतियात से कप उल्टा किया, उसकी उंगलियां मेरे उकेरे अंकों को छू गईं। 15 जून 2018, हमारी शादी का दिन। वो कुछ सेकंड चुप रही, उसकी नजर नरम पड़ गई। मैंने फिर दूसरा कप निकाला। ये हमारी पहली बड़ी लड़ाई का दिन था, 2019.4। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं डिब्बे से एक एक करके निकालता गया। कुल 7 कप, सब अलग अलग आकार, अलग ग्लेज, लेकिन हर एक हमारे रिश्ते के किसी बड़े पड़ाव का प्रतीक। मुलाकात, हनीमून फेज, शादी, झगड़े, खामोशी की जंग, पुनर्मिलन और आखिरी सबसे बड़ा मग। उसने लेते हुए मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें साफ झिझक रही थीं। पेंदे की तारीख 20 मई 2023 थी, हमारे डाइवोर्स का दिन। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या ये दिन भी याद रखने लायक है? मैंने उसका हाथ थामा और सिर हिलाया। बिल्कुल, पूरी तरह। मैंने कहा, उस दिन के बिना हम वो नहीं होते जो अभी हैं। उसकी आंखें लाल होने लगीं, और जब वो इस पल में डूबी थी, मैंने धीरे से कप के अंदर से वो अंगूठी निकाली जो मैंने खुद डिजाइन की थी। ये हमारी पुरानी शादी की अंगूठी नहीं थी, मैंने जानबूझकर नया डिजाइन चुना था। बीच में एक मुख्य हीरा, दोनों तरफ नीलम। ठीक मेरे तारों भरी रात वाले पॉटरी कलेक्शन की तरह, शांत और गहरा, लेकिन उम्मीद की चमक लिए। मैं खड़ा हुआ, उसके सामने एक घुटने पर बैठा, गहरी सांस ली। लियुरुआन, मैंने उसे देखा, सीधे उसकी आंखों में, चट्टान की तरह स्थिर। क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनना चाहोगी? हमारी पुरानी शादी में वापस नहीं, बल्कि एक नया सफर शुरू करना, दो और भी पूर्ण इंसानों की तरह, एक दूसरे से कहीं ज्यादा सेहतमंद तरीके से प्यार करते हुए। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुझे चूमने के लिए खींच लिया। उसने मुझे उठाकर कसकर गले लगा लिया, जोश और पूरे यकीन के साथ, बिल्कुल अपनी जिंदगी के हर बड़े फैसले की तरह, दृढ़ और बहादुर, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब हम आखिरकार वापस बैठे तो मैंने अपने आसपास तालियों की आवाज को सुनी। रेस्टोरेंट का हर कोई देख रहा था, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ चीयर कर रहे थे, वेटर तक मुस्कुराकर सिर हिला रहे थे। मैंने नीचे देखा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कुछ कहकर माहौल हल्का करने ही वाला था कि उसने अचानक अपने बैग से कुछ निकाला। एक बेडॉल, टेढ़ा मेढ़ा मिट्टी का छोटा सा पुतला। मैंने बनाया, उसने कहा। तेरी निगरानी में मेरी पहली कलाकृति। उसने उसे मेज पर रखा। पुतले के तले पर आज की तारीख खुदी थी, तुम्हें, और एक छोटी सी हस्तलिखित पंक्ति, बाकी की जिंदगी मेरा ख्याल रखना। मैंने उस अजीब औगरीब पुतले को देखा। हंसते हंसते आंसू आ गए और बड़ी गंभीरता से उसे मिट्टी के कपों के ठीक बगल में रख दिया। किसी और को तो यह शायद सबसे बेमेल सजावट लगती, लेकिन मेरे लिए यह किसी मास्टरपीस से बढ़कर था, क्योंकि वो हमारी कहानी थी, सच्ची, पूरी तरह अपूर्ण, लेकिन 100% असली। जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, मैं रुक गया। अपने सूट की अंदरूनी जेब से वो चाबी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। स्टूडियो की चाबी, मैंने कहा, जब चाहो घर आ सकती हो। जिस तरह उसने वो चाबी थामी, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। उसकी हथेली छोटी पर मजबूत थी। धातु के दांते उसकी त्वचा में गहरे धंस गए, और उसने मुझे जो नजर दी, उसमें जरा भी शक नहीं था, जरा भी हिचक नहीं थी। बस ये एहसास था कि हम दोनों के बीच अब एक दूसरे से आंखें चुराने का कोई सवाल नहीं।